I hope I hope my voice is clear. First of all, I'm thankful to Global CA and Knowledge Tree for organizing this web series on new income tax code. But the important thing is that I just want to take a little bit of glimpse at why it has been started and what exactly we are going to cover. As you all are aware, the new income tax code, direct tax code, has been already been given. So this is this series of web series is on basically on these topics only. But we have requested to our speakers to not only cover the new this new code as well as a proper comparison with the old code with a proper emphasis on few matters which are relevant and as important as of today with respect to the previous code, ताकि हम so that we can enhance our knowledge, not only the knowledge but also we can also experience or we can also enrich ourselves at why this new code, what exactly the new code has what new challenges, how we can cope with that, and how we can enrich ourselves with this new code that the government has brought in, while trying to plug in the old loopholes or maybe some old concepts. So today's topic is on definition of income, a very important topic because that is the base of income tax. As well as my little knowledge is concerned, if it is not an income, then it's not taxable. But thankfully, our beloved speaker, Advocate Nitin Kamar, is with us. So I'll request him to please start. Thanks a lot, Subhiji, for giving this wonderful opportunity and for saying that why this particular code is required, what is the purpose of getting this code, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम सेमिनार ऐसा क्यों कर रहे हैं। और डाउन द लाइन मैंने जितने भी सेमिनार्स अभी तक देखे और हमने किए, काफी लोगों ने बोलना शुरू किया है इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर सेमिनार दैट डाउन द लाइन आज की डेट के अंदर हर बंदे को ये लगता है कि देयर वाज नो नीड, कोई अमेंडमेंट है नहीं, मतलब देयर वाज नो कोई अमेंडमेंट है नहीं, सब कुछ सेम पॉलिसी मैटर है। इज इट सो? तो ये सब समझने के लिए कि सच में कुछ नहीं हुआ, मेरा पर्सनल मानना ये है कि सर इनकम टैक्स एक्ट जो नया आया 2025 का, इसमें सी चेंज है। और मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, सी चेंज क्यों है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे केस के अंदर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द चेंजेस, क्यों ऐसा हुआ और कैसा, ऐसा क्या किया इन्होंने, चेंजेस में क्या क्या कर दिया। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि डाउन द लाइन 1961 के एक्ट में इतनी मारामारी नहीं थी, बट हैविंग सेड दैट द पार्लियामेंट थॉट या फिर फाइनेंस थॉट दैट दे शुड हैव अ न्यू एक्ट इन देयर हैंड। और उसके बाद उन्होंने काफी सारे सेक्शनों में लॉ में जो चेंज किया, मेजरली जो चेंज किया, जहां पे प्रोविजन और एक्सप्रेशन को चेंज करके सबसेशन बना दिया। अब बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पे आएगी, क्या मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जब हमें समझ में आएगा क्या एक प्रोविजो को और एक्सप्लेनेशन को जब आप सर एक सबसेक्शन बनाते हैं तो क्या प्रोविजो क्या सेम काम कर पाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, मैं आपको 139(8) का एग्जांपल देता हूं, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कितनी बड़ा इंपैक्ट आएगा। लेट अस सी, जब भी आप कोई प्रोविजो की बात करते हैं, फिर मैं मेन जो हमारा टारगेट टॉपिक है, फिर टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। पहले ये समझ लें कि पुराने वाले एक्ट में दिक्कत कहां पे आएगी, वो समझना बहुत जरूरी है। और फिर समझ में आना चाहिए कि ये सीरीज का पर्पस क्या है, तभी बात समझ में आएगी। अगर आप 139(8) की बात करें जो हमारी अपडेटन की बात करता है, अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑन अ नोट कि दैट 139(8) बोलता है कि आप अगर मान लीजिए रिटर्न रिवाइज करने का मौका आप छोड़ चुके हैं, बिलेट रिटर्न का मौका छोड़ चुके हैं, और ऐसे केस में आपको लगता है कुछ गलती रह गई है, तो 139(8) एक मौका देता है आपको कि मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूं। अगर मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूं इन द सेंस अपडेट रिटर्न भर सकता हूं, और जब रिटर्न भरूंगा तो अपडेट रिटर्न हैज अ कॉस्ट, इट हैज अ कॉस्ट, कि वो कुछ किसी कॉस्ट पे आएगी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। तो 139(8) है जो मेरी रिटर्न है, अपडेट रिटर्न मेरी उसमें आएगी नहीं आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस थिंग तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए
कि वो कॉज देने के बावजूद उसमें कुछ चीजें दी हुई है कि इन केसेस में, मैं अभी लॉ से जो 2026 में अमेंडमेंट हुई है उसके पहले की बात कर रहा हूं, मैं उसके बाद में आऊंगा कि अमेंडमेंट के बाद क्या फर्क पड़ा, और फिर जब ये सारे प्रोविजन जब सबसेशन बन जाएंगे तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो नोट करें, जब आप 5 प्रोविजन थे बिफोर 2026 के एक्ट से पहले जो बिल आया था, फाइनेंस बिल आया था, जिसमें एक प्रोविजन ये था कि जो ये प्रोविजन बोलता था कि भाई साहब आप कोई लॉस की रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। दूसरा केस था कि अगर प्रोसीडिंग कोई आपकी पेंडिंग चल रही है, तो उस प्रोसीडिंग जो अगर पेंडिंग है, तो उसको जब आप उस केस में 139A में रिटर्न नहीं भर सकते। अब इन्होंने क्या किया, मैं सिर्फ एक दो प्रोविजन ही लूंगा। अब इन्होंने 39(8)(a) के अंदर 3 प्रोविजन जोड़ दी, जिसमें 8वां प्रोविजन ये है कि अगर आप 148 का नोटिस आप पे आ चुका है, अंडरस्टैंड दिस थिंग सर, 148A इज नॉट अ असेसमेंट प्रोसीडिंग, इट इज ओनली इंक्वायरी। तो 148A के प्रोसीजर की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ 148 की बात कर रहा हूं, जहां पे 148 इशू हो चुका है, 148 इशू चुका है। तो वहां पे अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप रिवाइज, आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं विद अ फीस, 10% फीस फालतू देनी है। तो क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं 4 साल की बात करूं तो सबसे पहले आता है कि 4 साल, क्योंकि मेन सेक्शन मेरा बोलता है कि आप 4 साल तक कर सकते हो। तो 4 साल का मतलब ये हो गया कि अगर 4 साल है तो 25, 50, 60 और 70 की बात करता है, तो 10-10% वहां जमा करा दीजिए। मतलब अगर पहला साल है तो 35%, सेकेंड ईयर है तो 60%, थर्ड ईयर है तो 70%, और अगर फोर्थ ईयर है तो 80%, मतलब 70+10 हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि 148 तो सर के लिए तो पीरियड 5 साल है, अगर 5 साल हुआ तो क्या करेंगे? या फिर अगर मैं बोलूं कि छठा साल शुरू हो जाए तब क्या करेंगे? तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, इट इज ब्रिंगिंग अ कार्व आउट, कार्व आउट दे रहा है। तो 139(8)(a) के अंदर जब ये कार्व आउट दे रहा है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसका मतलब ये है कि अभी तक तो जो प्रोविजन ये बोल रहा है, अभी तक जो प्रोविजन ये बोल रहा है कि ठीक है, फाइन, इट इज लिमिटेड टू 4 years ओनली। पर मान लीजिए जिस टाइम पे ये सब सेक्शन बन जाएगा, और सब सेक्शन की जो मर्यादा होती है वो, सर वो मेन सब सेक्शन का सर कार्व आउट नहीं रहता, इट कुड बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो, इट कुड एक्सपैंड ऑल्सो। तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, वन कैन इजली आर्ग्यू इन 2025 वाले एक्ट के अंदर कि सर अब 139(8)(a) के अंदर अगर मेरा 5वां साल हुआ या छठा साल हुआ, जहां पे मुझे 148 का नोटिस आया है, तो ऐसे केस में सिर्फ 10% जमा करा के मैं अपनी रिटर्न भर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि सर जो प्रोविजन होते हैं वो मेन सेक्शन के कार्व आउट्स होते हैं, वो मेन सेक्शन को एक्सपैंड नहीं कर सकते। जबकि जब आपका कोई प्रोविजो सबसेक्शन बन जाएगा, इट कुड बी एक्सपेंसिव ऑल्सो, इट कुड बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो व्हाट आई वांट टू से, उस टाइम पे वो जो 4 साल वाला इशू है वो उससे ओवर ओवर चला जाएगा। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी जब 5वां या छठा साल होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सबसेक्शन होगा, तो इट कैन ऑलवेज से कि सर 5वें और 6ठे साल में मैं सिर्फ 10% जमा कराऊंगा, और ऐसे केस के अंदर सर मैं अब रिटर्न भर सकता हूं। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज सर क्रिएट होंगे। फर्दर एक और पॉइंट बताता हूं सर, जहां जहां नॉट विथ स्टैंडिंग था, मुझे लगता है डिपार्टमेंट ने वर्ड काउंट किए होंगे कि नॉट विथ स्टैंडिंग में कितने वर्ड्स आते हैं। उन्होंने बोला क्योंकि हमें शॉर्ट करना है और इरिस्पेक्टिव ऑफ में वर्ड्स कम है, तो आप चेक करेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ में 1 या 2 वर्ड का फर्क है, नॉट विथ स्टैंडिंग में और रिस्पेक्टिव ऑफ के अंदर। तो इन्होंने छोटा करने के लिए जहां जहां वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग था उसे इरिस्पेक्टिव ऑफ कर दिया। पर अंडरस्टैंड दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Supreme Court has defined notwithstanding also and respective of also in different notwithstanding को इनकम टैक्स से बहुत से समझाया हुआ है कि रिस्पेक्टिव ऑफ वाला पीरियड कभी वर्ड था नहीं इनकम टैक्स के अंदर, पर रिस्पेक्टिव ऑफ को भी समझाया हुआ है इन डिफरेंट एक्ट्स। नॉटविथस्टैंडिंग को कुछ ऐसे मान लें, अगर 2 रोड्स हैं और एक रोड बोल रही है कि दूसरे के लिए नॉटविथस्टैंडिंग, तो इसका मतलब जब तक दूसरी रोड डाइसेक्ट नहीं करेगी तब तक सर नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज हिट नहीं होगा। तो व्हाट आई वांट टू से, दोनों रोड पैरेलली चलती रहेंगी। जब दोनों रोड पैरेलल चलती रहेंगी, वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज तभी प्रिवेल करेगा जब एक रोड दूसरे रोड को डाइसेक्ट करेगी। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो जब तक ये रोड पैरेलल चल रही है तब तक ये रोड में कोई दिक्कत नहीं है, इस रोड में भी दिक्कत नहीं है। पर जब आप इररिस्पेक्टिव ऑफ लिखते हो तो काइंडली अप्रिशिएट वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विच सेज इरिस्पेक्टिव ऑफ मींस कि भैया कुछ भी लिखा हो, आप मुझे डाइसेक्ट करो ना करो, आप मुझसे टकराओ या ना टकराओ, इसके बावजूद मैं आपको सर ओवरूल करूंगा। तो व्हाट आई वांट टू से, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, कहने को डिपार्टमेंट ने कोशिश करी है कि अपने आप को नई तरीके से, जबकि डिपार्टमेंट का कहना है कि पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है,
तो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। ये तो वो चीजें हैं जहां पे आपने वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ प्रोविजन को सबसेशन बना दिया और नॉट विथस्टैंडिंग को इरिस्पेक्टिव ऑफ बना दिया। और बहुत सारी जगह पे तो ऐसा है सब पॉलिसी बहुत बड़ा चेंज हो गया, पॉलिसी में चेंज आ गया, कुछ ऐसे वर्ड्स डाल दिए जो थे नहीं, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट भी पड़ेगा। जैसे मैं अगर आप जब सेक्शन 5 की बात करूंगा तो आज आपको बताऊंगा प्रोविजो को जब आपने सबसेशन बनाया इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है कई कई केसेस में एसएससी को फायदा होगा, कई कई केसेस में एसएससी को नुकसान भी होगा, पर एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या रहा है सर? एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये रहा, जो सर्टेनिटी है, जो कहीं ना कहीं सर्टेनिटी कहीं कहीं सिचुएशन में आ गई थी, कुछ चीजें सेटल हो गई थी, वो अब सारी अनसेटल हो गई। तो मेरा पर्सनल मानना है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, लिटिगेशन कम से कम सर 20 गुना बढ़ेगी, 20 गुना। तो दो ही तरीके हैं, या तो 20 गुना आने वाले 3 4 5 सालों में लिटिगेशन बढ़ेगी, या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सर अगले 3 4 सालों में आप इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इतनी अमेंडमेंट देखेंगे जितनी आपने 25 से 30 साल में नहीं देखी। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, दो ही तरीके हैं, या तो लिटिगेशन 20 गुना बढ़ जाएगी, या अगले 3 4 5 सालों के अंदर सर अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इतनी सारी होंगी जो पिछले 30 सालों में, 25 से 30 साल में नहीं हुई। ये बात आप मान के चलें। और इसीलिए इसी दायरे को समझने के लिए, अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी हैव स्टार्टेड आवर दिस सीरीज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जहां पे हमारा टारगेट क्या है कि पहले हम वी शुड अंडरस्टैंड कि इनकम क्या है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, कभी भी किसी लॉ के अंदर जब तक आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि चार्जेबिलिटी किस पे हो रही है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और कल हमारा एक और सेशन है दैट इज ऑन अनडिस्प्लेड इनकम। तो आज हमारा टारगेट है वी विल कन्फाइन अवरसेल्फ टू सेक्शन 2 सब प्लस 49, सेक्शन 4 एंड 5, और मेरी कोशिश होगी मैं 9 पे टच नहीं करूंगा क्योंकि 9 में सीवियर बहुत सारी अमेंडमेंट्स है, ऐसी 4 और 5 में बहुत सारी अमेंडमेंट्स है। 224 को भी टू 249 बनाया है, वो भी समझना जरूरी है कि कैसे लॉ बनता है, कैसे लॉ नहीं बनता, ये समझना बहुत जरूरी है। नाउ अलाउ मी टू स्टार्ट माई पीपीटी फर्स्ट। एक बार पीपीटी स्टार्ट कर लूं अपनी, एक मिनट रुकिए। हाँ जी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यस सर, आ रही है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ इनकम। टारगेट ये है कि पहले ये समझ लें सेक्शन 249 इनकम किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक मेरा पर्सनल मानना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नितिन ऐसा कर, एक काम कर, मुझे ये बता दे कि फर्क क्या है। तो हमेशा मैं लोगों से पूछता हूं क्या मुझे ये पता है कि पुराने लॉ में क्या था। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि पुराने लॉ में क्या था, तब तक मुझे लगता है कि मैं नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से जस्टिस दे ही नहीं पाऊंगा। और मैं जब जस्टिस दे नहीं पाऊंगा तो मेरा पर्सनल मानना है हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि हमें किस चीज को कैसे पढ़ना है। तो मेरा पर्सनल मानना है ये कहीं ना कहीं, ये पर्टिकुलर जो ये सीरीज है, ये कहीं ना कहीं आपको ना केवल पुराने लॉ और साथ के साथ सर जो अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट को थोड़ा डीप स्टडी करेंगे कि अमेंडमेंट करके हम जो प्रैक्टिस पॉइंटर है। और मेरा पर्सनल मानना यह भी है कि सर जो लोग जीएसटी की गाड़ी में नहीं बैठ पाए ड्यू टू एनी रीजन, ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 की गाड़ी में बैठ जाए। जो नहीं बैठ पाएंगे वो आने वाले टाइम पे 3 4 साल बाद रिपेंट करेंगे कि मैं इस गाड़ी में क्यों नहीं बैठा। ये दोबारा नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाएगी। नाउ अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है जब हम इनकम की बात करते हैं, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारी रिसिप्ट्स क्या इनकम है? क्या जो भी मेरे बैंक में रिसीव होगा, जो भी मुझे रिसीव होगा, क्या मेरी इनकम है? या फिर अगर ये इनकम नहीं है तो रिसिप्ट और इनकम में फर्क क्या है, कि क्या कैसे पता लगता है ये रिसिप्ट है ये इनकम है? ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोगों को क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आता कि क्या चीज रिसिप्ट है, क्या चीज इनकम है। और मैं ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि इफ यू वांट, अगर आपको इनकम कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप वन सेक्शन 148 के नोटिस के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज 148 का जो प्रोविजो है वो ये बोलता है कि 148 का नोटिस तभी खुल सकता है व्हेन देयर वाज अ इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड डिसमिसमेंट। अंडरस्टैंड दिस थिंग, वहां पे वर्ड लिखा हुआ इनकम, रिसिप्ट नहीं लिखा हुआ। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें ये समझ में आना चाहिए क्या चीज जो मुझे रिसीव हुई है, क्या वो इनकम की नेचर में है या नहीं है। तो जो जो 148 जो टारगेट है आप पे एक नई तरह से केस खोल रहा है, और जो 143(2) का जो टाइम जब निकल चुका है, जहां पे आपकी असेसमेंट की फाइनलिटी आ चुकी है, और अगर मान लीजिए उस फाइनलिटी को मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूं बीइंग रेवेन्यू ऑफिसर, तो ऐसे केस के अंदर देयर हैज टू हैव सम इन्फ्लुएंस ऑफ इनकम, देयर हैज टू हैव सम इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। अनलेस एंड अनटिल मुझे ये नहीं पता लग पाएगा कि वो रिसिप्ट है या इनकम है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, मैं एग्जांपल मैं नहीं समझा पाऊंगा और ना मैं जस्टिस कर पाऊंगा। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। ये जो अमेंडमेंट हुई है सर 2026 वाले एक्ट में, तो 26 के एक्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भाई साहब ये जो इंटरेस्ट है ना मोटर व्हीकल पे जो मिल रहा है,
ये अब एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो आपने एग्जेम्प्ट किया, जो मोटर व्हीकल पे मिला, क्या वो टैक्सेबल भी था एट फर्स्ट प्लेस? ये समझना बहुत जरूरी है। मैं एक दो तीन एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। मैं सेक्शन 10(1) जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात करता है, मैं पुराने लॉ की बात कर रहा हूँ 1961, जो आज भी आज प्रेजेंट में है। तो सेक्शन 10(1) बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे कि लेट अस से अगर सेक्शन 10(1) नहीं होता तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती थी? या फिर अगर जीएसटी की बात करूं, जहां पे सेक्शन 7 में सप्लाई को समझाया हुआ है, और सप्लाई की डेफिनेशन के बाद देयर वाज शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि भैया ये पर्टिकुलर चीजें स्कोप ऑफ सप्लाई से बाहर है। तो जहां पे लिखा हुआ है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर सेल ऑफ लैंड की बात करता है। माय क्वेश्चन इज, लेट अस से सेल ऑफ लैंड नहीं होता, तो ऐसे केस में क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगा सकती थी? अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। सर अगर मान लीजिए लेट अस से आपको यह समझ में आना है कि भैया ये पर्टिकुलर लॉ कैसा है, राइट, तो पहले समझना चाहिए कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर भी है। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सर एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स लगाने की जो पावर है दैट इज ओनली विद द स्टेट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे कि इन रिलेशन टू, अगर मैं इन रिलेशन टू में बात करूं आपसे, सर जो सप्लाई की बात करूं, जीएसटी की बात करूं, वहां पे जो लैंड है, लैंड पे स्टैम्प ड्यूटी या फिर कोई भी टैक्स लगाने की जो पावर है दैट इज ओनली विद द स्टेट। और आपको याद होगा, अगर आपको जीएसटी काउंसिल का ध्यान हो, तो जीएसटी काउंसिल में स्टेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि स्टैम्प ड्यूटी को सबस्यूम कर ले किसमें, जीएसटी के अंदर, जो स्टेट ने माना नहीं। क्योंकि स्टेट ने माना नहीं और स्टेट के पास स्टिल पावर है टू लिवाय स्टैम्प ड्यूटी, तो ऐसे केस के अंदर सर सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट हैव अ पावर टू लिवाय जीएसटी। तो व्हाट आई वांट टू से, बाय जस्ट पुटिंग इन शेड्यूल 3 इन रिलेशन टू जीएसटी, और बाय पुटिंग इन सेक्शन 10(1) in relation to agriculture income, it is nothing but sir doctrine of abundant cautelia, मतलब इन अ कॉशियस मैनर में दिया है। तो व्हाट आई वांट टू से कि ये कॉशियसली लिख दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है अगर ये नहीं होता तो टैक्स लग जाता। सेम इशू मोटर व्हीकल में, ये समझना बहुत जरूरी है, इससे इनकम का कंसेप्ट समझ में आएगा। और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये बात को मैं समझाऊंगा जब इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आऊंगा, तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन समझाऊंगा तो आपको, जब हम सेक्शन 224 की बात करेंगे या 249 की बात करेंगे, तो जब हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि सिर्फ लिखने भर से कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं लिखा होता तो टैक्स लग जाता। तो ये समझना जरूरी है। कई बार कई चीजें आप क्लेरिफाई करते हो या कॉशियस वे में भी लिखते हो, तो इस प्लीज क्वेश्चन को पाक कीजिएगा। जब इंटरेस्ट और मोटर व्हीकल की बात करूंगा, जब इंटरेस्ट की बात करूंगा, तो इस पॉइंट पे दोबारा डिस्कस करूंगा, राइट। नाउ बिफोर वी गो फॉरवर्ड, देयर वाज अ जजमेंट कॉल्ड दिलीप कुमार रॉय वर्सेस सीआईटी 94 आईटीआर, बॉम्बे का क्वेश्चन था। इस जजमेंट में व्हाट वाज सेड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट सेड, गिव मी मोमेंट, हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट सेड दैट इट इज वेल सेटल्ड दैट सेक्शन 3 and 4 अंडरस्टैंड, ये 1922 के एक्ट की बात करता है। द एक्ट imposes a general liability taxes upon all income, but the act does not provide whatever is received by a person must be regarded as income liable to tax. In all cases in which a receipt is sought to be taxed as income, the burden lies on the department to prove that it is within the taxable. What I want to say, कोई रिसिप्ट अगर इनकम है, मैं फिर से बोल देता हूं, कोई रिसिप्ट अगर इनकम है, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, द बर्डन ऑलवेज लाइज ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव इट। लेकिन जहां पे कोई चीज रिसिप्ट ऑलरेडी इनकम है, तो वहां पर ये चीज एग्जम्प्टेड है, वो बर्डन किस पे लाई करता है, दैट इज ऑन एससी। तो हमें ये ओनस समझना बहुत जरूरी है। वी शुड नो कि भैया ओनस किसके ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। तो जब तक हमें ये समझ नहीं पाएगा, ये प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अगेन मैं लॉ को अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। नॉर्मली जब हम सेक्शन 37 की बात करते हैं या सेक्शन 10 की बात करते हैं, तो नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि भाई साहब सेक्शन 10 में जैसे एग्जाम्पशन की बात करी मैंने, तो एग्जाम्पशन में कि ये इनकम एग्जम्प्टेड है, ये हमेशा जो दिस पर्टिकुलर ओनर्स इज ऑलवेज ऑन द डिपार्टमेंट, ऑन द एसएससी, सॉरी ऑन द एसएससी। या सेक्शन 37 बोलता है laid out or expended, it is always on the SSC to prove it that this expenditure was laid out or expended wholly or for execution of the business, वो बिजनेस के लिए खर्च हुआ है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये ओनर्स कैसे शिफ्ट होता है। पहले अगर 143(2) का नोटिस आएगा, तो यस दिस पर्टिकुलर नोशन वाज करेक्ट, सर
एसएससी को प्रूव करना पड़ेगा ये इनकम एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जहां पर सर, जहां पे 143 दो की ट्रेन मतलब निकल चुकी है, व्हाट आवर टाइम लिमिट टू इशू नोटिस, या फिर 143 दो आप कर चुके हो, तो वहां पे पहले बर्डन शिफ्ट होगा टू द डिपार्टमेंट टू प्रूव इट कि समथिंग न्यू इंफॉर्मेशन वॉज ब्रॉट, सम न्यू मटेरियल वॉज हैज बीन रिसीव्ड बाय देम, जिससे ये प्रूव होता है कि जो आपने खर्चा क्लेम किया है वो बोगस है, या फिर आपने जो इनकम एग्जेम्प्ट क्लेम करी है वो बोगस है, या वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। Unless and until you don't have a material which you from by which you can disturb the finality, till that time understand this thing, this onus cannot be shifted. ऐसा नहीं कैंसिल हो गया है अभी वो। ये ओनस तभी शिफ्ट होगा जब ऐसे केस के अंदर, जब प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब आपका 143(2) का केस आएगा, जब 143 बोला मैं से, अगर 148 का केस है तो ओनस पहले सर डिपार्टमेंट पे होगा, जो मेरी फाइनलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश के लिए कोई अलग से मटेरियल, इंक्रीमेंटरी मटेरियल मेरे को प्रोवाइड करेगा, जिससे प्रूव होगा कि जो मैंने खर्चा क्लेम किया, ये जो इनकम एग्जाम मैंने क्लेम करी है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, या वो खर्चा मेरे लिए कभी वो बोगस था, या फिर वो खर्चा अलाउड नहीं था। उसके बाद ओनर शिफ्ट होगा। तो अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जरूरी है। अगेन देयर वाज अनदर जजमेंट ऑफ कैटल वीविंग 249 AITR, इसको कई और कैपिटल गिल के टाइम पे भी यूज करूंगा मैं, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। इट सेज द बॉम्बे हाई कोर्ट इन द सेडिशन हैज सेड दैट इट इज वेल सेटेड दैट ऑल रिसिप्ट्स आर नॉट टैक्सेबल अंडर द एक्ट। ये समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाट आई वांट टू से कि सर ये बहुत क्लियर है कि इट इज नॉट द रिसिप्ट, इट इज द इनकम विच हैज टू बी टैक्सेबल। तो रिसिप्ट का मतलब, इसके लिए मैं एक बात बताता हूं आपको, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिसिप्ट टैक्सेबल नहीं है, इट इज द इनकम विच इज टैक्सेबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो एंटायर स्कीम ऑफ द एक्ट क्या है सर, अंडरस्टैंड। सबसे पहले सेक्शन 224 में क्या वो इनकम है या नहीं, जो 249 हो गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। फिर सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन की बात करता है, वो इनकम टैक्स एक्ट में भी सेम है, नए वाले में भी। सेक्शन 5 डिटरमाइन करता है स्कोप की। सेक्शन 14 क्लासिफाई करता है कि भैया वेरियस हेड्स क्या है। और देन 15 टू 59 जो अब आज की डेट में अलग अलग चैप्टर बन गए हैं, जो अलग अलग केसेस में, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट पुराने से कवर कर रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। आज भी इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया 2025 के लॉ के अंदर, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो सेक्शन 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो एज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इनकम। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब, क्योंकि हर हेड के अपने अपने रूल्स है, अपना अपना प्रोसीजर है, और जरूरी नहीं है कि एक कंपटीशन मैकेनिज्म दूसरे कंपटीशन से सेम हो। पॉसिबिलिटी है दूसरा कंपटीशन मैकेनिज्म कुड बी डिफरेंट। तो व्हाट आई वांट टू से, लेट अस से एक शेयर की बात करते हैं या फिर कोई चीज की बात करते हैं। मान लीजिए बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस में कंपटीशन मैकेनिज्म डिफरेंट है। अगर मैं कैपिटल गेन में जाऊंगा तो कैपिटल गेन में कंपटीशन मैकेनिज्म डिफरेंट है। अगर ये आईओएस है तो कंपटीशन मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो व्हाट आई वांट टू से, यू हैव टू सी कि भैया कि ये किस हेड में जाएगा। जब तक आपको हेड में नहीं जा पाएगा तब तक आप ये नहीं बताओगे कंपटीशन मैकेनिज्म नहीं। आज हमारा टारगेट ये नहीं है, मैं बस आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और प्लीज एक बात और समझ लें सर, सारे के सारे हेड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। व्हाट आई वांट टू से कि कई बार लोग कहते हैं यार ये इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो पाई, लेट अस टैक्सेबल, लेट अस मेक इट टैक्सेबल इन आईयूएस। या फिर कोई चीज बिजनेस इनकम में टैक्सेबल नहीं हो पाई, ये आईयूएस में टैक्सेबल हो पाएगी। अगर ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं हो पाई तो सॉरी, ये आईयूएस में टैक्सेबल। आंसर इज नो सर। आईयूएस इज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है सर, अदर इनकम नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट आई वांट टू से सर, आईयूएस इज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट, उसका नाम अदर इनकम नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से, देयर वाज जजमेंट ऑफ 61 आईटीआर, नलिनीकांत अंबालाल मोदी, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। इट सेड दैट सर आईयूएस कोई गार्बेज नहीं है कि जो कहीं और टैक्स नहीं हो पाया, यू वांट टू टैक्स इट इन आईयूएस। आईयूएस वहीं पे टैक्सेबल होगा जो किसी और इनकम किसी हेड में जा नहीं सकती थी, और उस हेड में जाने के बाद नहीं जा सकती थी, इसलिए आईयूएस में टैक्सेबल हो रही है। अगर कोई इनकम किसी और हेड में गई और किसी भी कारण से, वो चाहे वो चार्जिंग सेक्शन हो, चाहे वो कंपटीशन मैकेनिज्म, या कोई भी कारण हो, उस वजह से मान लीजिए कोई इनकम टैक्सेबल नहीं हो। लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट अस से पेंशन पेंशन की बात करते हैं। लेट अस से कोई एक एम्प्लॉई है, उसकी डेथ हो गई। तो अगर जब उसकी डेथ हो गई तो जो पेंशन मिलती है फ्रॉम फैमिली पेंशन जो मिलती है वो टैक्सेबल होती है आईयूएस में, बिकॉज सैलरी बेस्ड टैक्सेबल होता है, बिकॉज देयर हैज टू बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो फैमिली पेंशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। पर माय क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट अ पर्सन जिसकी डेथ हो गई और बाद में एरियर ऑफ सैलरी मिले। जब एरियर ऑफ सैलरी मिले तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, एरियर ऑफ सैलरी क्यों मिले हैं? तो एरियर सैलरी मिले बिकॉज
उस व्यक्ति ने पहले पुरानी डेट पे काम किया था, और जब पुरानी डेट पे काम किया था तो ऐसे केस के अंदर उस कंटेक्स्ट में एरियर ऑफ सैलरी मिला है। और अंडरस्टैंडिंग आज जब उसे मिल रहा है उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति तो डेथ हो चुकी है। जब उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी में टैक्सेबल हो नहीं पाएगा, और क्योंकि एरियर ऑफ सैलरी है और क्योंकि सैलरी हेड में जाने के बावजूद ये टैक्सेबल नहीं हो पाएगी, सॉरी ये आईयूएस में टैक्सेबल नहीं हो पाएगा, इसका अंदर ये कैपिटल रिसीट बन जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू से, यू हैव टू सी कि वेदर दिस पर्टिकुलर इनकम जिस कंटेक्स्ट में आ रही है क्या किसी हेड में जा सकती है, नहीं जा सकती। अगर किसी हेड में जा सकती है तो वहीं पे ही चार्जिंग सेक्शन और कंप्यूटेशन मैकेनिज्म को सक्सेसफुल होना है। अगर किसी वजह से वो कंप्यूटेशन मैकेनिज्म या फिर चार्जिंग सेक्शन फेल हो गया, सॉरी आईयूएस एक गार्बेज नहीं है जो आप आईयूएस में जाके टैक्सेबल कर दें। मैं क्लियर हूं सर आपको? नाउ अब आज का टारगेट क्या है? जब हम 224 जो सेक्शन 249 बन जाएगा इनकम टैक्स एक्ट का, हमारा टारगेट ये है कि 224 क्या कहता था मैं बताऊंगा सर। 224 और 249 में ज्यादा फर्क नहीं है, तो बस टू क्लॉजेस का फर्क है, लेकिन समझना ये जरूरी है कि 224 हमें समझ में आया तो 224 समझ में आएगा तो 249 समझ में आएगा। सेक्शन 4 में क्या अमेंडमेंट है वो समझेंगे, सेक्शन 5 में पुराना लॉ क्या था और नया अमेंडमेंट क्या था वो समझेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ तो क्वेश्चन है आज हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द लॉ, कैसे इवॉल्व हुआ, अमेंडमेंट्स क्या क्या हुई, क्या कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स भी हैं जो मिस फायर हो गई। पॉसिबिलिटी है जो पुराने लॉ में, मैं आपको एक दो तीन अमेंडमेंट ऐसी बताऊंगा जो टारगेट कुछ और था कर कुछ और दिया उन्होंने, और ऐसा क्या क्या है जो आज भी टैक्स नहीं हो सकता, उसको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राव नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो इनकम टैक्स एक्ट जो हम बात करते हैं, सो 1922 एक्ट वाज द ओल्डर वन। 1922 के बाद 1961 आया, 61 के बाद 2025 आ गया। तो क्वेश्चन उठता है कि जो इनकम थी वो फर्स्ट टाइम जब 1922 एक्ट आया था तो इनकम वाज नेवर बीन डिफाइंड, ये पहली बार डिफाइंड हुआ 1939 में। फिनेंस एक्ट 1955 ने सब्स्टिट्यूट किया इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, और 1961 के अंदर ये अब सनसेट तक 31 तक लगातार अमेंड होता जा रहा है। हर साल आप देखते हो कोई ना कोई क्लॉज ऐड कर दिया जाता है। नाउ अब एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2026 के अंदर एक नया फेज शुरू हो रहा है 1/4/2026 से। अगर मैं इनकम की बात करूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई आज की डेट में टैक्सेशन किस चीज का होना है, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, सारे के सारे बोलते हैं इनकम का, डीम्ड इनकम का, टैक्सेबल इनकम का। अंडरस्टैंड दिस थिंग सर, इनकम टैक्स में टैक्सेशन इनकम का नहीं होता, वहां पे टैक्सेशन होता है टोटल इनकम का। मैं फिर से बोल देता हूं सर, इनकम टैक्स में टैक्सेशन इनकम का नहीं होता, वो टैक्सेशन किसका होता है? टोटल इनकम का। पर जब मैं टोटल इनकम की बात करता हूं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि टोटल इनकम कहां पे डिफाइंड है। सर टोटल इनकम डिफाइंड है सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 में, जो आप आज की डेट में सेक्शन 2108 है, और सेक्शन 245 क्या बोलता है, और 2108 विच इज एड वर्बिटम कॉपी। ये समझना इसलिए जरूरी है कि बिकॉज अगर आप सेक्शन 4 की बात करते हैं, सेक्शन 4 की बात करते हैं, सेक्शन 4 बोलता है ये जो टोटल इनकम है ना, इस पे सर जो फिनेंस एक्ट में जो रेट है वो रेट लगेंगे। तो व्हाट आई वांट टू से, कभी भी कोई टैक्सेशन के लिए सर चार्जिंग सेक्शन बताएगा कि टैक्स रेट कहां पर है, वो एग्जम्पशन प्रोविजन नहीं बताएंगे, अंडरस्टैंड, कंप्यूटेशन प्रोविजन नहीं बताएंगे, ये चार्जिंग सेक्शन बताएगा कि टैक्स रेट कहां पे पड़ना है। तो जब हमें ये समझना है कि टैक्स रेट कहां पे है तो इट हैज टू बी चार्जिंग सेक्शन। तो जब चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 की बात करते हैं वो टोटल इनकम की बात करता है, वो सर कहीं पे भी इनकम की बात नहीं करता। अब टोटल इनकम कहां डिफाइंड है? टोटल इनकम डिफाइंड है सेक्शन 245 जो मैंने बताया, अब सेक्शन 2108 हो गया। तो वो क्या बोलता है? 245 क्या बोलता है? टोटल इनकम मींस टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 5 कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन अंडर सेक्ट। तीन चीजें, मतलब इट हैज टू बी इनकम फर्स्ट, और इनकम कौन सा? जो सेक्शन 5 में रेफर्ड है, उसके बाद सर कंपटीशन प्रोविजन। व्हाट आई वांट टू से, अगर तीनों टेस्ट में से एक भी टेस्ट फेल हो गया, लेट अस से वो जो पर्टिकुलर रिसिप्ट आपके हाथ में आ रही है वो इनकम ही नहीं है ना, 224 में वो इनकम ही नहीं है, तो अगर इनकम ही नहीं है सॉरी टैक्स नहीं हो पाएगा। 240 सेक्शन 249 में जो नेवल एक्ट में अगर इनकम नहीं है टैक्स नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन उठता है 249 सेक्शन 249 में वो इनकम तो है लेकिन सेक्शन 5 में रेफर्ड नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट कुड बी द इश्यूज फॉर सेक्शन 5। मान लीजिए सेक्शन 5 में ही रेफर्ड नहीं है, अगर सेक्शन 5 में रेफर्ड नहीं है सॉरी, फिर इनकम टैक्स नहीं हो पाएगी। अब मान लीजिए 249 में टेस्ट भी पास हो गया, सेक्शन 5 का टेस्ट भी पास हो गया, पर कंपटीशन मैकेनिज्म फेल हो गया। कंपटीशन मैकेनिज्म जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कैपिटल गेट। अब 2023 से पहले आपको याद होगा, और अदर एक जजमेंट आया था बीसी कुमार शेट्टी सुप्रीम कोर्ट इन रिलेशन टू गुडविल, जहां पे सेक्शन 55 को बाद में अमेंड किया
और 2023 के बाद तो एक पूरी अमेंडमेंट कर दी इन्होंने। बीसी श्रीनिवास शेट्टी में सुप्रीम कोर्ट में द क्वेश्चन वाज चार्ज वाज देयर बट कंपटीशन मैकेनिज्म फेल। लेट अस टॉक अबाउट गुडविल। बिफोर अमेंडमेंट दैट कॉन्सिक्वेशन में पता नहीं होती थी गुडविल क्या है, और सेल एक्वायर्ड गुडविल की बात हो रही है। तो ऐसे केस में लेट अस से कंसिडरेशन वाज 2 करोड़ और कॉस्ट एक्विजिशन मुझे पता नहीं है बिकॉज सेल एक्वायर्ड है। तो ऐसे केस में 2 करोड़ माइनस नॉट एप्लीकेबल इज इक्वल टू नॉट एप्लीकेबल। तो इसलिए बीसी श्रीनिवास शेट्टी ने बोला कि सिंस चार्ज वाज देयर बट कंपटीशन मैकेनिज्म फेल वाज फेल, तो इसके बावजूद ये कैपिटल शिफ्ट है। तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भैया गुडविल के केस के अंदर, लू मार्स के अंदर ऐसे 2-3 चीजें और बताई, चार सेक्शन 55 में लिख दिया जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता इन चीजों की तो उसे नील मान लीजिए। अब उसके बाद इसका मतलब बहुत सारे और हमने केसेस में आर्ग्यू करना शुरू किया जहां पे हमने आर्ग्यू किया ये सेल्फ एक्वायर्ड एसेट है अदर देन गुडविल, पर ऐसे केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता। तो ऐसे केस में उनके वेरी वेल आर्ग्यू दो फाइनेंशियल 2023 से पहले कि सर जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता तो कंपटीशन मैकेनिज्म फेल हो गया, जब कंपटीशन मैकेनिज्म फेल हो गया तो इट इज नथिंग लाइक कैपिटल शिफ्ट। अब इन्होंने 2023 में क्या किया, सेक्शन 55 अमेंडमेंट कर दी जहां पे इन्होंने बोल दिया कि सॉरी, अब अगर आपको किसी एसेट का जो कैपिटल एसेट है उसकी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता तो ऐसी केस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप नील ट्रीट कर लीजिए। तो व्हाट आई वांट टू से, अब इस तरह का जो जो पर्पस था या ये टारगेट था जो हम कंपटीशन मैकेनिज्म फेल होने की बात करते थे, अब इस कंटेक्स्ट में नहीं चल पाएगा। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो 3 चीजें, पहला इट हैज टू बी इनकम फर्स्ट, उसके बाद सेक्शन 5 में रेफर्ड होना चाहिए, उसके बाद कंपटीशन प्रोविजन। ये क्लियर है, राइट? अब आज की डेट में जब हम इनकम की बात करते हैं तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, हमें आज तक समझ में आया कि जो मेरी पॉकेट में आता है, पर आज की डेट में जो इनकम में एडिशन हो रही है वो क्या हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर का डिसअलाउंस हो गया 40A3, 40AIA, 43B, ये क्या है सर? एक्सपेंडिचर तो था विच इज अलाउबल बट ड्यू टू सम कंडीशन वाज नॉट सेटलमेंट, टीडीएस नहीं काटा, मैंने कैश में पेमेंट कर दी, या फिर मान लीजिए मैंने पेमेंट नहीं कर पाया ड्यू टाइम पे, चाहे वो टैक्स की लायबिलिटी थी जो मेरा इंडायरेक्ट टैक्सेस है, तो ऐसे केस में 43B में डिसअलाउ हो गया। डिसअलाउंस ऑफ द लॉस इटसेल्फ, लेट अस से कोई लॉस है, सेक्शन 79 क्या बोलता है, लेट अस से कोई कंपनी आपने एक्वायर करी और उसमें जो आपकी शेयर होल्डिंग है वो पूरी चेंज हो गई। जब शेयर होल्डिंग चेंज हो गई तो ऐसे केस में क्या है, वो 79 कहता है अगर 51% होल्डिंग आपकी सेम नहीं है तो ऐसे केस में जो लॉस जो आपने लिया वो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दूंगा। ऐसे सेक्शन 78 की बात करता है कि मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर मान लीजिए छोड़ के चला जाता है और देयर इज अ लॉस, तो प्रोपोर्शनेट लॉस आपका खत्म हो जाएगा। या फिर वो कंसेप्ट ऑफ बुक प्रॉफिट की बात करता है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जहां पे वो कहता है भैया मान लीजिए मैट की बात करते हैं, एएमटी की बात करते हैं, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो बुक प्रॉफिट है इट इज नेवर वाज इक्विवेलेंट टू द टैक्सेबल इनकम। तो यहां पे ये माना जाता है कि भैया बुक प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रेजेंटिव टैक्सेशन की बात करते हैं जहां पे हम 44AD की बात करते हैं, एडीए की बात करते हैं, एई की बात करते हैं, या नॉन रेजिडेंट में 44BBB की बात करते हैं, 44B की बात करते हैं, बीबी की बात करते हैं। देयर वाज अ केस ऑफ प्रोविजन ऑफ पोटेंशियल इनकम। पोटेंशियल इनकम किसे कहते हैं? लेट अस से आप बात जहां पे टनेज टैक्स की बात करते हैं कि भैया टनेज टैक्स से आप कैलकुलेट करते हैं कि भैया ये पोटेंशियल इनकम हो सकती है जिसको हम टैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर अगर मैं आप जहां करते हैं कंसेप्ट ऑफ टैक्सिंग द इनकम, हम समबल्डियर ट्रांजेक्शन, जैसे आप 48(2)B की बात करते हैं, फिर मार्केट वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, या फिर आप सेक्शन 92 ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करते हो जहां पे यू मेक अ कंपैरिजन कि भैया मेरी जो जो मैं अपनी एई को बेच रहा हूं या खरीद रहा हूं उससे क्या वो आर्म्स लेंथ पे है या नहीं, और आर्म्स लेंथ पे देखने के लिए मैं किसी और कंपनी से चेक करता हूं। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं समबडी एल्स के ट्रांजेक्शन पे करके मैं कंप्यूट करने की कोशिश करता हूं। कुछ होता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट, लेट अस से जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करते हैं सेक्शन 92 के अंदर, जहां पे 92 के अंदर वो बोलता है भैया आपकी प्राइमरी एडजस्टमेंट हो गई और प्राइमरी एडजस्टमेंट के बाद आपने वो पैसे नहीं मंगाए तो वो डी कहता है डीम्ड लोन है, और डीम्ड लोन है अगर नहीं आपने वो पैसे नहीं आए तो उसमें डीम्ड इंटरेस्ट आप पे टैक्सेबल होगा। सी वो टैक्सेबल होगा नहीं होगा हम बाद में बात करेंगे। माय क्वेश्चन इज आज की डेट में इनकम इतना बड़ा विकराल रूप ले चुका है। तो बिफोर आई गो फॉरवर्ड, तो व्हाट आई वांट टू से नाउ, व्हाट इज इनकम बिफोर आई स्टार्ट गोइंग टू 224, allow me to take you to a statement given by Lord Denning, और लॉर्ड डेनिंग इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हमारे यहाँ जूरिस्ट रहे हैं। तो लॉर्ड डेनिंग साहब ने क्या बोला था, और 1960 में बोला था, मैं 2026 की बात कर रहा हूं। मिस्टर लॉर्ड डेनिंग साहब ने क्या बोला था, ही सेड इनकम which is supposed to be a natural pearl has become a cultivated pearl which has been defaced by the amendments and struck by ambiguities। मैं फिर से बोल देता हूं सर, इनकम
which is supposed to be a natural pearl, has become a cultivated pearl, which has been defaced by the amendment and struck by ambiguities. Understand this thing. ये 1960 में बोला है, तो आप सोचिए 66 साल बाद आज इनकम की क्या हालत हुई है। तो आप ये देखिए आज की डेट में जो इनकम है, वो जो सो कॉल्ड कल्टिवेटेड पर्ल था, तो आज वो पर्ल तो और भी अल्ट्रा कल्टिवेटेड हो गया। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट इज द रियल इनकम ऑफ द इनकम वाज नेवर बीन अंडरस्टूड। नाउ जो मैंने इस तरीके से चीजें खर्चे बताई, तो ये तो कभी इनकम था ही नहीं, ये रियल इनकम निकाल ही नहीं रहा। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। पहले 224 ऐसे बोलता था और ऑलमोस्ट 249 भी ऑलमोस्ट देखिए ऐसे ही बोलता है। तो मैं 224 समझाता हूं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या फर्क है 224 249 के अंदर, वो जरा सा फर्क बताऊंगा, पहले वो समझना बहुत जरूरी है। जब देखिए 224 क्या बोलता है, इनकम इंक्लूड्स, पहला क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड गेन्स, दूसरा बोल रहा है डिविडेंड। और आप पूरा सेक्शन चेक कर लें 224 का, इसमें कहीं पे भी आपको हाउस प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगा, रेंटल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। आपको कैपिटल गेन तो मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप रेंटल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में तो वही टैक्सेबल हो रहा है, या फिर मैं सैलरी की बात करता हूं, या फिर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं, जिसको मैंने बताया, मैं डिस्कस भी करूंगा आपसे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप रेंटल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, या फिर आप जहां पे आप सैलरी इनकम नहीं लिख रहे, या फिर इंटरेस्ट नहीं लिख रहे, आप डिविडेंड तो लिख रहे हो, प्रॉफिट एंड गेन्स तो लिख रहे हो, कैपिटल गेन्स तो लिख रहे हो, तो आपका कहना मतलब ये है कि क्या ये इनकम नहीं है? ये समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्या ये चीज इनकम नहीं है? अब बिफोर आई गो टू ऑल दिस एस्पेक्ट अगेन, समझिए प्रॉफिट एंड गेन्स का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको समझाया, इट इज नॉट एवरी रिसिप्ट विच इज इनकम, इट मींस प्रॉफिट एंड गेन मींस मतलब इट हैज टू बी नेट इनकम। नेट इनकम होगी वो टैक्सेबल होगा आपके हाथ में। अभी देयर वाज अ केस व्हिच वी आर्ग्यूड इन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन 8 अक्टूबर 2025। केस का नाम था वर्धमान कंस्ट्रक्शन। इस केस में क्या था सर, द फैक्ट्स वर 6.5 करोड़ की टर्नओवर, कोई टैक्स ऑडिट नहीं, कोई रिटर्न नहीं, टीडीएस कटा हुआ था। 148 बी का नोटिस आया, उस व्यक्ति ने जवाब भी नहीं दिया। 148 डी का ऑर्डर पास हो गया कि क्यों ना आपके हाथ में 6.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर, जो 6.5 करोड़ की इनकम आपके हाथ में टैक्स कर दी जाए। वी वेंट टू द रेट इन इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड 8 अक्टूबर को 2025 को अपने एक बात बोली, मैंने कहा माय लॉर्ड काइंडली सी, ये 6.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, इट इज माय रिसिप्ट। और प्रोविजो ये बोलता है देयर हैज टू बी इन्फ्लुएंस ऑफ इनकम। प्रोविजो क्या बोलता है, देयर हैज टू बी इंफॉर्मेशन व्हिच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड डिसमेंट। और यहां पे 224 क्या बोल रहा है, इनकम इंक्लूड प्रॉफिट इन गेन्स। वेयर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इनकम? इनकम कहां पर है? एंड एवरी रिसिप्ट इज नॉट एन इनकम। सर माय लॉर्ड एक कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने रेवेन्यू काउंसिल से पूछा कि लेट अस से कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, उसने 50 लाख अपने बैंक में जमा करा दिए। अब क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट है, तो एग्रीकल्चर इनकम तो आपके हाथ में, आप यू डोंट हैव अ पावर टू टैक्स इट। कल को तो आप बोलोगे भाई ये रिसिप्ट है, ये भी टैक्स कर दोगे आप। वेयर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इनकम? द मैटर वाज स्टेट। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सर इनकम का मतलब जो इनकम में लिखा है, इट हैज टू बी इनकम। इनकम एस्केपमेंट होनी चाहिए। अगर आप इनकम एस्केपमेंट नहीं है, सॉरी, आप टैक्स नहीं कर पाओगे आप। अब प्रॉफिट गेन्स का एक पर्पस और भी है, अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेट अस से भगवान ना करे किसी के यहां सर्च या सर्वे हो गया। अब सर्च या सर्वे हो गया, वहां पे अनडिस्क्लोज सेल पकड़ी गई। जब अनडिस्क्लोज सेल पकड़ी गई, तो प्लीज अप्रिशिएट, ये क्या डिपार्टमेंट बोल सकता है कि भाई साहब मैं पूरी पूरी की अनडिस्क्लोज सेल को टैक्स करूंगा? आंसर इज नो। सब प्रॉफिट एंड गेन्स लिखा हुआ है, अगर सेल होगी तो कुछ परचेज भी होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैंने कोई रॉ मटेरियल भी परचेज किया होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि मुझे सिर्फ नेट प्रॉफिट टैक्स करना है, तो प्रॉफिट एंड गेन्स करना है, वो सेल के अंदर जो प्रॉफिट एंड गेन्स है वो ही टैक्स कर सकता हूं मैं। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, तो आपको परचेज, चाहे वो आप जीपी से निकाले, चाहे इंडस्ट्री एवरेज से निकाले, चाहे सेवन जी निकाले, या कोई भी डाटा वहां से निकाले, यू कांट से लाइक दिस कि भैया मैं इनकम का मतलब है पूरी अनडिस्क्लोज सेल मानता हूं। तो इसीलिए आप देखोगे प्रॉफिट एंड गेन्स जब कभी कोई अनडिस्क्लोज सेल पकड़ी जाती है, वहां पे जीपी की एडिशन होती है। या फिर अगर पूरा अगर बिजनेस हाइपोथेटिकली आपका अनडिस्क्लोज है, या फिर कहीं पे भी आपने कोई डिस्क्लोज नहीं किया, तो वहां पे नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भैया इनकम का मतलब, इनकम इंक्लूड का मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स है। अब अंडरस्टैंड आएंगे, अब आप क्वेश्चन आएगा नितिन व्हाट अबाउट डिविडेंड? डिविडेंड क्यों लिखा है? अंडरस्टैंडिंग, एक बात आप हमेशा देख लें, जितने भी क्लॉजेस लिखे हुए हैं जहां पे लिखा हुआ इनकम इंक्लूड, उसके बाद एक के बाद इतने सारे क्लॉजेस लिखे हुए हैं टिल 18th। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये क्लॉजेस क्या है? या तो कोई हाइपोथेटिकल इनकम है, या वन टाइम कोई कैपिटल रिसिप्ट है, या कोई डीम्ड इनकम है।
कि अगर ये इनकम में या ना लिखा होता तो इसका मतलब वो टैक्स होना ही मुश्किल था। जैसे मैं डिविडेंड की बात करता हूं, डिविडेंड में अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेक्शन 2 सब क्लॉज 22E वो क्या बोलता है कि लेट अस से मैं और आप एक रिलेटेड एंटिटी है, 10% और 20% एज द इक्विटी जो लिखी हुई है डीम्ड डिविडेंड के अंदर लिखी हुई है, और मैंने आपको लोन्स एंड एडवांसेस आपको दिए। क्या लोन्स एंड एडवांसेस देना क्या इनकम था? आंसर इज नो। इट नेवर बी, नेवर कैन बी टर्म्ड एज डिविडेंड, क्योंकि डीमी फिक्शन है, इसलिए उसे डिविडेंड बोला गया। और क्योंकि यहां पे डिविडेंड ना लिखा होता हाइपोथेटिकली यहां पर, तो व्हाट इज होना क्या था? तो ऐसे केस में वन कैन वेरी आर्ग्यू कि सर ये रियल इनकम पर टेस्ट पास नहीं कर रहा, क्योंकि रियल इनकम पर टेस्ट पास नहीं कर रहा इसलिए डीम डिविडेंड टैक्सेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर इनकम इंक्लूड कर, सेकंड क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। अब आपको क्वेश्चन आएगा, नितिन व्हाट अबाउट हाउस प्रॉपर्टी? हाउस प्रॉपर्टी के केस के अंदर जब हम बात करते हैं रेंटल की बात करते हैं, लेकिन लेटर से जितेंद्र जैन साहब के पास मान लीजिए 10 घर है, जैन साहब के पास 2 घर है, 10 घर है मान लीजिए, वो रिटर्न भरवाने के लिए आए और उन्होंने बोला भाई साहब, किसी जिस सीए के साहब के पास आए तो सीए साहब ने बोला भाई साहब 2 घर छोड़ के बाकी 8 घरों पे आपको डीम टू बी लेट आउट का टैक्सेशन करना पड़ेगा, डीबी फिक्शन लगाना पड़ेगा। अब अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सर ये इनकम इंक्लूड्स में क्या लिखा हुआ है? क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है? आंसर इज नो। तो जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है, जिसने डीम डिविडेंड के अंदर डीम डिविडेंड था, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डीमी फिक्शन है, इस वजह से क्या अगर आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिया तो क्या ऐसे केस में टैक्सेबल होगा? टू मी आंसर इज नो। वो इनकम का टेस्ट ही नहीं पास कर पाएगा। तो व्हाट आई वांट टू से, या तो कोई इनकम रियल इनकम का टेस्ट पास करे, अभी हम समझेंगे रियल इनकम किसे कहते हैं, उस पर भी कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, या फिर इन क्लॉजेस में होनी चाहिए। अगर वो इन क्लॉजेस में नहीं है, अंडरस्टैंड, लेट अस से कोई भी चीज है जिसको आप टैक्स करना चाहते हैं, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 224 हो चाहे 249 हो। आपको ये सारे ABCDEFGH ये आपको एंड तक चेक करने हैं, W तक। अगर W तक आप चेक कर पाए, आपको कहीं पे हिट हो रहा है तो ठीक, तो इनकम का टेस्ट पास कर गया। अगर ये इसका टेस्ट पास नहीं करेगा तो इसका मतलब इसको रियल इनकम का टेस्ट पास करना है, जो रियल इनकम है उसका टेस्ट पास करना कंपलसरी है। और उसने अगर रियल इनकम का टेस्ट पास नहीं किया, जो इनकम का टेस्ट पास भी नहीं किया, तो सॉरी, उस इनकम को टैक्सेशन हो नहीं पाएगा। जैसे मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करता हूं, ये जो डीम टू बी लेट आउट है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैंने बताया सर इनकम हाउस प्रॉपर्टी, सर इसमें लिखी नहीं है कहीं पे भी। जब कहीं नहीं लिखी इसका मतलब पहली बात तो ये तो आर्टिफिशियल इनकम है, डीमी फिक्शन है, सर इन क्लॉजेस में कहीं पे भी हिट नहीं हो रही। अब जब नहीं हो रही तो क्वेश्चन उठेगा, अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या ये रियल इनकम का टेस्ट पास कर रहा है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को पाक कीजिएगा। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, चाहे सेक्शन 224 हो इन 1961 या सेक्शन 249 हो अंडर द न्यू एक्ट, वन शुड पास द क्लॉजेस। कोई क्लॉजेस में कहीं ना कहीं मेरे को फंसना है। अगर मैं नहीं फंस पाया, सॉरी, मैं इनकम नहीं हूं, अनलेस एंड अनटिल आई विल पास द टेस्ट ऑफ इनकम, जो भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन उठता है यार, इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट के केस में क्या है? सर इंटरेस्ट में भी सेम बात है। देखिए अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इंटरेस्ट के केस के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट यहां पे नहीं लिखी हुई, 224 में नहीं लिखी, 249 में नहीं लिखी हुई, तो ऐसे केस के अंदर जब मैं आप बात करता हूं आपसे इन रिलेशन टू जो मोटर व्हीकल वाली हमने डिस्कस की थी, और मोटर व्हीकल समझने के लिए पहले मैं आपको एक केस समझाता हूं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस पॉइंटर ही बढ़ेगा। टारगेट ये है कि आप आगे कर भी पाए, और मैं 2-4 लाइव एग्जांपल से दूंगा। सर आपको याद है सर, जब एग्रीकल्चर लैंड जब एक्वायर होती है, एग्रीकल्चर लैंड जब एक्वायर होती है तो कंपलसरी एक्वायर होती है, तो नॉर्मली जब एक्विजिशन होता है तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है सेक्शन 28 और 34 का। तो पहले समझ में आया 28 और 34 किसे कहते हैं, हम समझ लेते हैं सर। लेट अस से कोई प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर हुई 1982 के अंदर, आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए था से 50 लाख रुपए। आपने, गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई साहब 10 लाख रुपए देंगे या फिर 5 लाख रुपए देंगे। आपने कोर्ट में केस डाला, यू वेंट टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एज अ केस में भी, क्योंकि जैसे ऊपर जाते जाते वो आपको अब एनहांसमेंट मिलता रहता है। तो लेट अस से कंपनसेशन आपने 50 लाख मांगे, 1 करोड़ मांगा, 82 से केस चल लड़ते लड़ते आप 99 में कोर्ट ने एंड में बोला यस आपको 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 99 के जो 1 करोड़ है और 82 के जो 1 करोड़ मिलने थे, क्या ये बराबर है? टू मी आंसर इज नो। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो सर कोर्ट को दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू गिव यू इंटरेस्ट।
10%, 12%, 15%, एज द केस में भी हर साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जब आप इंटरेस्ट दोगे तो ऐसे केस के अंदर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब अंडरस्टैंड, ये 99 में आया है। जब 99 में आया तो क्वेश्चन ये होगा टैक्सेबल क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, और टैक्सेबल कब होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या सर, लेटर से 99 में कंफर्म हो गया 1 करोड़ रुपए के लिए इंटरेस्ट मिला के से मान लीजिए 3, 3.5, 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आपको, 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं या 3.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब ऐसे केस के अंदर क्वेश्चन आएगा ये जो इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मेन कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए है, ये जो 2.5 करोड़ रुपए फालतू जो मिल रहा है ये भी इंटरेस्ट का पार्ट है। तो ये क्या इंटरेस्ट में टैक्सेबल होगा या फिर ये किसी और तरह टैक्सेबल होगा? तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि इंटरेस्ट इज नेवर बीन पार्ट ऑफ इनकम इंक्लूड, तो इसका मतलब वन शुड सी कि इंटरेस्ट का रियल कैरेक्टर क्या है। एज आई टोल्ड यू दैट 1 करोड़ ऑफ 1982 इज नॉट इक्विवेलेंट ऑफ 99 का 1 करोड़ रुपए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए दिया है। तो व्हाट आई वांट टू से, ये जो 2.5 करोड़ का जो इंटरेस्ट है इट इज कंपनसेटरी नेचर। तो अगर कंपनसेटरी नेचर है तो जो मेन अमाउंट है उसको कंपनसेट कर रहे हैं फॉर अ टाइमिंग डिफरेंस। तो अंडरस्टैंड जो नेचर इसका है, अगर ये टैक्सेबल है एज अ कैपिटल गेन या फिर नॉन टैक्सेबल है, तो प्लीज अप्रिशिएट करें वही इसका नेचर बन जाएगा इंटरेस्ट का। दिस इंटरेस्ट विल टेक कलर ऑफ मेन कंपनसेशन ओनली। मैं क्लियर हूं आपको सर? दिस इज व्हाट घनश्याम दास एचयू हैव सेड। घनश्याम दास एचयू सेड कि अगर ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये कंपनसेटरी नेचर है और इट विल टेक और बिकम अ करेक्ट हैव अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेन कंपनसेशन ओनली। जब मेन कंपनसेशन टैक्सेबल नहीं है तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं है। यहां तक क्लियर है ये सुनो। सेकेंड, नो पूछ रहा था व्हाट अबाउट 34। अब मैंने बताया लेट मी गिव 99 की बात करते हैं। 99 में ऑर्डर पास हुआ है 3.5 करोड़ रुपए आपको देने इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब लेट अस से गवर्नमेंट ने तीन रीजनल पीरियड 3 महीने लगा लेते, 3 महीने में वो पैसे आपको नहीं भेजे, आपको आपने दोबारा केस फाइल कर दिया। 2 साल बाद गवर्नमेंट ने बोला 3.5 करोड़ रुपए को भैया अब इंटरेस्ट लगा के 3.5 करोड़ रुपए के हिसाब से और ब्याज दो इनको, क्योंकि आपने 2 साल लगा दिए इनको 3.5 करोड़ रुपए देने में। अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, वो जो कंपनसेशन है वो डिटरमाइन हो चुका है। मैं क्लियर हूं आपको सर? 99 में कंपोजिशन डिटरमाइन हो चुका है। अब जो ओवर एंड अबव जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेक्शन 34 में, वो इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल होगा? जो आपका 56(2)(8) रेड विद 57(4) में होगा। अब समझिए मेरी बात, सिर्फ 50% डिस्काउंट मिलती है। अब डिपार्टमेंट ने क्या आर्ग्यू करना शुरू किया, इट सेड दैट कि 2009 में प्लीज अप्रिशिएट करें अमेंडमेंट हो चुकी है, और जब अमेंडमेंट हो चुकी है तो ऐसे केस के अंदर अब लॉ चेंज हो चुका है। उसके बाद जजमेंट ऑफ पंजाब हाईकोर्ट ऑल्सो इन द केस ऑफ, मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मंजीत सिंह पंजाब हाईकोर्ट में, जहां पर उन्होंने बोला यस अब तो अमेंडमेंट हो चुकी है। वन ऑफ द केस वी आर्ग्यूड बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट इन विच वी आर्ग्यूड एंड वी असिस्टेड द कोर्ट, वी सेड माय लॉर्ड काइंडली सी, ये जो अमेंडमेंट हुई है 2009 में जो 145A के अंदर हुई है और जो 56(2)(8) हुआ है या 57(4) हुआ है जहां पे 50% रिलेशन की बात करता है, ये अमेंडमेंट हुई है 6 जुलाई 2009 को। वेर एज घनश्याम दास एचयूएफ आया 16 जुलाई 2009 को। और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, या तो गवर्नमेंट पहले बोले कि भैया मुझे पता था 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट क्या बोलने वाला है। तो ऐसे केस के अंदर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, पहली बात तो दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट वाज नेवर बीन डन टू ओवरराइड घनश्याम दास एचयूएफ, दैट्स वन थिंग। सेकंड, अगर आप 2010 के अंदर सर्कुलर को ध्यान से पढ़ें तो 10 का जो सर्कुलर है जिसने 2009 की अमेंडमेंट को समझाया था, जहां पे उन्होंने बताया इट वाज ऑलवेज वांट टू ओवररूल द बेसिस ऑफ रमाबाई। अब रमाबाई का जजमेंट क्या था? रमाबाई सेड, अंडरस्टैंड दिस थिंग, रमाबाई सेड कि लेट अस से दिस कंपनसेशन इज सपोज टू गेट इन 1982 और 99 में मिला है। वो जो इंटरेस्ट है ना हर साल एक्रू होगा, टाइमिंग ऑफ एक्रूअल वाज एवरी ईयर। तो हर साल का टाइमिंग आएगा तो इसका मतलब जो टैक्सेबिलिटी बन पाएगी हर साल बन पाएगी। गवर्नमेंट ने बोला यार हम तो बेवकूफ बन जाएंगे, अब 99 के अंदर मैं पिछले 17 साल के कैसे केस खोलूंगा? तो उसको ओवरकम करने के लिए व्हाट दे डिड इज दे सेड कि 145A में इन्होंने अमेंडमेंट करी, 145A(2) डाला, जो 145B(1) बना आफ्टर 2017 आफ्टर आईसीडीएस, जहां पे उन्होंने बोला कि जो इंटरेस्ट ऑन कंपोजिशन है, इंटरेस्ट ऑन कंपोजिशन कोई भी मिलेगा वो टैक्सेबल होगा ऑन डिस्ट्रिक्ट बेसिस। मतलब अगर 99 में मिला है तो 99 में टैक्सेबल हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्रूवल उसका कभी भी हुआ है। मैं क्लियर हूं आपको सर? वो बात अलग है कि प्लेसमेंट ऑफ सेक्शन कहां पे है वो एक अड़हड़ा अलग है, पर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा इट ओनली टॉक्स अबाउट सेक्शन 34 इंटरेस्ट। वहां पे सेक्शन 28 की इंटरेस्ट की कहीं भी बात नहीं, बिकॉज 28 इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ओनली। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा ये टैक्सेबल नहीं था।
सेम हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं। जो मोटर व्हीकल में जो भगवान ना करे किसी का 1985 में अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, अब उसको मान लीजिए 2003 में जाके कंपनसेशन मिल रहा है, तो सर जो कोर्ट है वो ट्राई कर रही है, ये वो ट्रिब्यूनल ट्राई कर रही है कि जो 1985 में मिलना था वो 2003 में दोनों अमाउंट को मैच कर दूं, उसके अंदर जो इंटरेस्ट मिल रहा है। अब वो जो इंटरेस्ट मैंने अभी थोड़ी देर में समझाया, वो इंटरेस्ट कंपनसेटरी है। तो इंटरेस्ट कंपनसेटरी है तो इट वांट टू कंपनसेट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ओनली। तो ऐसे केस के अंदर वो कंपनसेशन का पार्ट बन जाएगा, वो टैक्सेबल कभी होगा ही नहीं। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट 224 के में कहीं पे इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ, तो आपको बेसिक करेक्टर चेक करना पड़ेगा इंटरेस्ट के केस के अंदर कि क्या वो कैपिटल गेन का पार्ट है, राइट, क्या वो कैपिटल रिसीव्ड का पार्ट है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, या वो एक्चुअल इंटरेस्ट है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो सिर्फ इंटरेस्ट होगा वो ही इंटरेस्ट की टैक्सेबल होगा, सब्जेक्ट टू द, अभी जो हम रियल इनकम के टेस्ट को पास करेंगे। अदरवाइज ये कंपनसेशन का पार्ट बन जाएगा, तो करेक्टर 6 या फिर उसका ट्रू करेक्टर वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। मैं क्लियर हूं आपको सर? ये समझना बहुत जरूरी है आपको। नाउ हैविंग सेड दैट, जब हमने ये समझ लिया तो क्वेश्चन उठता है कि यार एक्चुअली रियल इनकम किसे कहते हैं। तो इसके लिए एक जजमेंट नोट कर ले सर, 6 ITC 178 प्रीवी काउंसिल डिसीजन, शॉ वॉलेस केस। शॉ वॉलेस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिफाइन किया, उन्होंने बोला भैया, हाँ सॉरी, इट सेज दैट इनकम शुड बी समथिंग विच कम्स इन विथ periodically और एक्सपेक्टेड periodically फ्रॉम डेफिनेट सोर्सेज। तो व्हाट आई वांट टू से, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कभी भी रियल इनकम बनेगा, जब मैं बोलता हूं वर्ड इनकम, लेट अस से, मैं फिर से बोलता हूं, लेट अस से द केस वाज कि इन क्लॉजेस में कहीं पे हिट नहीं हो रहा। सबसे पहले आप चेक करोगे क्या इन क्लॉजेस में कहीं पे हिट हो रहा है, तो आंसर इज यस। इफ आंसर इज यस तो ये इनकम है, बात खत्म, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। पर मान लीजिए लेट अस से इफ इट इज नॉट पासिंग द टेस्ट ऑफ दीज, जो भी आपने हाइपोथेसिस ए बी सी डी ई एफ जो आपने 249 में लिखे हुए हैं, या फिर आपके 1 से लेकर 18 तक जो क्लॉज 18 तक लिखा हुआ है आपने, अगर मान लीजिए इन 224, तो ऐसे केस में उसे रियल इनकम का टेस्ट पास करना पड़ेगा। जब रियल इनकम की बात करूंगा तो ऐसे केस में शॉ वॉलेस केस 6 ITC 178 का असर भी इनको वो टेस्ट पास करना पड़ेगा, सो एज टू से दैट इट इज इनकम इंक्लूड्स, इनकम का बनना पड़ेगा। इनकम, इनकम तभी बन पाएगी जब ये तीन टेस्ट पास होंगे। अब ये तीन टेस्ट पास क्या है सर? मैंने बताया सर, इट कुड बी समथिंग विच कम्स इन योर पॉकेट, कमिंग इन पीरियोडिकली और एक्सपेक्टेड पीरियोडिकली फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो ये तीनों टेस्ट अगर पास होंगे तब जाके ये इनकम टेस्ट पास बनेगा। आप कोशिश करते हैं व्हाट कम्स इन का मतलब क्या है। चलो व्हाट कम्स इन की बात करते हैं, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, लेट अस से, मान लीजिए लेट अस से कोई चीज आपकी जेब में तो नहीं आई पर आपने इंजॉय करी। मैं फिर से बोल देता हूं, कोई चीज आपकी जेब में तो नहीं आई पर आपको मैंने दी, पर आपने इंजॉय की। लेट मी गिव एग्जांपल, लेट अस से अरविंद जी के नीचे मैं जॉब करता हूं। अब अरविंद जी ने बोला नितिन यार ये प्रोजेक्ट तो खत्म कर लेगा तो आई विल गिव यू अ कार। मैंने कहा ठीक है सर, और सर को लग रहा है जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूं पॉसिबिलिटी है कि नितिन इज गोइंग टू हैव अ कार, कार मिल जाएगी नितिन को। तो इन्होंने कार एक परचेज करके रख ली। उन्होंने कहा 31 मार्च से पहले पहले कोई स्कीम आई है, लेट अस परचेज इट, जैसे इसका टारगेट अचीव हुआ तो मैं कार इसको दे दूंगा। अब क्या हुआ, 31 मार्च तक मैंने टारगेट अचीव कर लिया, और फिर बात है कार ये परचेज कर चुके थे, इन्होंने कार मेरे को दे दी। जो जो इनकी कमिटमेंट थी कि मैं इनका एम्प्लॉई हूं, तो मैंने, इन्होंने मुझे कार मुझे दे दी, अब मेरे नाम पे आ गई। अब क्वेश्चन ये उठा कि मेरे हाथ में परक्विजिट्स क्या है, इज इट कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर और सेकेंड हैंड वैल्यू, जो अगर मान लीजिए आज मैं मार्केट में बेच देता हूं तो वो। तो अंडरस्टैंड दिस व्हेन आई टॉक्स अबाउट व्हिच कम्स इन। तो सबसे पहले आपको देखोगे, अगर मान लो कोई चीज ऐसी है जो आपकी जेब में तो नहीं आ रहा पर आप इंजॉय कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका टेस्ट होना चाहिए क्या वो चीज जो मिल रही है, जिस चीज मिल रही है वो मैं, सर मनी या मनी इज वर्थ के अंदर क्या मैं उसे वैल्यू कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मैं फिर से बोल देता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, कैन आई वैल्यू दिस पर्टिकुलर थिंग विच आई एम एंजॉयिंग इन मनी और मनी इज वर्थ। लेट मी गिव एन एग्जांपल बिफोर आई कम टू दिस एग्जांपल अगेन। लेट अस से मैंने रितेश गुप्ता जी की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। अब अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज नॉट कमिंग टू हिज पॉकेट, लेकिन इनको जब मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं तो ऐसे केस के अंदर ये इंजॉय कर रहे हैं, इनको खुशी महसूस हो रही है। माय क्वेश्चन इज, जो मैंने इनकी तारीफ करी है, तो ऐसे केस में क्या इसको ये वैल्यू टर्म्स में, मनी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं? टू मी आंसर इज नो।
If something can't be calculated in money terms, understand this thing, even though something he is enjoying it, sorry, it can't be taxed at all. ये टैक्स नहीं हो पाएगा. ये टैक्स तभी हो पाएगा कि something which can be calculated in money worth. Now in this case, जो अरविंद जी ने मुझे कार दे दी, बीइंग जो मैंने टारगेट अचीव किया, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग बिफोर अमेंडमेंट इन रूल नंबर 3 ब्रैकेट में 8, सिंस देयर वाज नो क्लैरिटी कि भैया परकोसेट्स इस तरह के केस में कैसे कैलकुलेट करना है, द कोर्ट हेल्ड इट शुड बी द सेकेंड हैंड वैल्यू ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉई. क्योंकि सर पहले उन्होंने परचेज किया अरविंद जी ने, उसके बाद मेरे नाम पे करा दिया. बेनिफिट क्या है, जब अगर मैं गाड़ी को उसी दिन बेच दूं तो वैल्यू कितनी आएगी. अंडरस्टैंड दिस थिंग. सर पार्लियामेंट थेट या फिर सीबीडी ने बोला यार ये हमारी इंटेंशन नहीं थी, हमारी इंटेंशन तो कुछ और थी, हमारी इंटेंशन थी कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर. तो इन्होंने क्या किया, रूल 3 ब्रैकेट में 8 को अमेंड किया, जहां पे बोला कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर. तो व्हाट आई वांट टू से, अब आफ्टर दिस अमेंडमेंट मुझे अगर कोई गाड़ी मिलेगी या फिर कोई चीज मिलेगी किसी एम्प्लॉय को, तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर मेरे हाथ में टैक्स होगा. माय क्वेश्चन इज, दिस अमेंडमेंट वाज डन ओनली इन द केस ऑफ सैलरी. और अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेक्शन 2 सब, जब हम सेक्शन 28 की बात करते हैं, जो सेक्शन 26 है नए वाले एक्ट के अंदर, वहां पे लिखा हुआ है परकोसेट्स इन रिलेशन टू बिजनेस ऑल्सो, जहां पे परकोसेट्स इन काइंड भी है. तो अंडरस्टैंड, अगर मान लीजिए ऐसा केस है, अरविंद जी मान लीजिए लेटर से मैं जॉब नहीं करता, मैं मान लीजिए इनका डीलर हूं, और सर मान लीजिए अरविंद जी एक पेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने बोला भाई इतना पेंट इकतीस मात्रा बेचोगे तुम्हारे को कार मिल जाएगी. तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, इन्होंने अगेन कार परचेज करके, इनको था कि कुछ लोग डीलर्स परचेज कर लेंगे तो उनको गाड़ी हाथ क्या देनी है, और कुछ इनको बात करी तो स्कीम मिल गई. तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इन्होंने गाड़ी फिर हमारे नाम पे करा दी. अब अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सर इस रूल्स के अंदर द थिंग्स वाज साइलेंट. तो इवन दो 194 आर में जब ये टीडीएस काटेंगे जितेंद्र जैन साहब या अरविंद गर्जी, मेरा जब टीडीएस काटेंगे, ये काटेंगे सर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर में, बट मेरे हाथ में जो इनकम टैक्सेबल होगी दैट इज बी सेकंड हैंड वैल्यू. बिकॉज सो जो रूल्स है इन रिलेशन टू बेनिफिट ऑफ प्रोक्यूशन इन रिलेशन टू सेक्शन 28 और सेक्शन 26 पीजीबीपी के लिए, वहां पे रूल्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है. और जब कोई चीज साइलेंट है तो विच इज मोर बेनिफिशियल हैज टू बी टेकन. मैं यहां तक क्लियर हूं, कोई सुनो. दूसरा, चलो मुझे समझ में आ गया कि समथिंग बेनिफिट विच हैज बीन गिवन, लेट अस से माय क्वेश्चन इज, कैन अ पर्सन अर्न बाय हिमसेल्फ. मैं क्या अपने आप से पैसे कमा सकता हूं? ये मान लीजिए मेरी जेब में तो आया नहीं, ऑफिस बात है, क्या मैं अपने आप से कमा के मैं बोल सकता हूं इससे मेरे को मैंने पैसे कमा लिए, मैं क्या अपने आप से पैसे कमा सकता हूं? तो अंडरस्टैंड दिस जजमेंट ऑफ 24 आईटीआर इन कीका भाई, मैं आपको जजमेंट दिखाता हूं, देखिए कीका भाई 24 आईटीआर 506, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया कोई व्यक्ति अपने आप से पैसे नहीं कमा सकता, कोई व्यक्ति अपने आप से पैसे नहीं कमा सकता. अब इन्होंने क्या किया, सर सेक्शन 224 अब जब 249 बन गया, वहां पे अमेंडमेंट कर दी और रेलिवेंट सेक्शन में अमेंडमेंट कर दी. जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, 45(2) सर कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, या फिर 28(6) से स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट, या फिर मैं बात करूं इन रिलेशन टू 45(3), 45(4) सेक्शन 9B, जो अब आज की डेट में बन गया है अगेन सेक्शन 45 का तो पार्ट है ही है, 67 का पार्ट है ही, सॉरी कैपिटल गेन में 67 का है पार्ट तो है ही है, साथ के साथ 9B का सेक्शन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो सेक्शन 8 है शायद, हाँ सेक्शन 8 है, जहां पे उन्होंने 9B को समझा दिया है, 9B को 8 बना दिया है. माय क्वेश्चन इज टू यू, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ यू रीड पम्मा भाई, मन्ना भाई, ऐसी बहुत सारी जजमेंट अगर आप पढ़ लोगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं एलएलपी की बात नहीं कर रहा, और मैं इसलिए फर्क बता रहा हूं आपको एलएलपी और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, कि एलएलपी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स, पार्ट या फिर पार्टनर्स की बात करता हूं मैं, दे आर वन एंड सेम थिंग. सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ेंगे कि दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है. तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मन्ना भाई, पम्मा भाई, ऐसी बहुत सारी जजमेंट आप पढ़ोगे, जब आप बोलोगे दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो माय क्वेश्चन इज, कैन आई अर्न बाय माई सेल्फ? मैंने कोई प्रॉपर्टी डाली तो क्या 45(3) या 45(4) आ सकता है? क्वेश्चन उठेगा, आप बोलोगे यार 224 में तूने तो समझाया नितिन कि भैया अगर क्या उसके अंदर लिखा है, तो आंसर इज यस, क्लॉसेस में लिखा हुआ है. तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा. लेट मी टेक यू टू फर्स्ट जीएसटी टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, फिर मैं वापसी लेके आऊंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर जीएसटी में मैं अगेन बोलता हूं, सप्लाई की बात सेक्शन 7 की बात करता है, सप्लाई की बात करता है,
और देयर वाज अ जजमेंट ऑफ कैलकाटा क्लब, 2019 में जजमेंट आया था, जहां पे द इशू वाज कि क्या एक क्लब है जहां पे, मतलब हमारा, मेरा और आपका क्लब है, जहां पे जैसे जैसे आपका जिम खाना क्लब होता है, वहां पे जब हम खाना खाते हैं क्या जीएसटी चार्ज हो सकता है? तो कोर्ट सेड सॉरी, सुप्रीम कोर्ट सेड सॉरी, वहां पे वर्ड कंसिडरेशन लिखा हुआ है। कंसिडरेशन का मतलब दो व्यक्ति होने बहुत जरूरी है। जब दो व्यक्ति हैं तो कोई व्यक्ति, जब कंसिडरेशन की बात करा कि क्या मैं अपने आप को कंसिडरेशन देता हूं, टू मी आंसर इज नो। उन्होंने कहा सॉरी, टैक्स नहीं लग पाएगा। 2021 में इन्होंने क्या किया, सेक्शन 7 में एक 1A डाल दिया, जहां पे उन्होंने बोल दिया कि भाई क्लब वाले केस के अंदर ये डीमी माना माना जाएगा, कि भैया ऐसे केस के अंदर देयर आर टू सेपरेट एंटिटी। अगेन द मैटर वेंट टू, इन द केस ऑफ आईएमए क्लब, मैटर वेंट टू केरला हाईकोर्ट। केरला हाईकोर्ट सेड काइंडली रीड द जजमेंट ऑफ कैलकाटा क्लब अगेन। वहां पे जो झगड़ा था, कंसिडरेशन वाला वर्ड, नॉट ओनली इन द एक्ट बट इट वॉज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अभी भी वर्ड कंसिडरेशन लिखा हुआ है। तो आपने एक्ट को अमेंड किया है, आपने अभी तक सब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब कंसिडरेशन है, देयर हैज बाउंड टू हैव टू वर्ड्स, टू पर्सन्स, दो व्यक्ति होने बहुत जरूरी है, तो जीएसटी नहीं लग पाएगा। सेम एनालॉजी, अंडरस्टैंड दिस थिंग सर, कभी आएगी इन रिलेशन टू एंट्री 82 यूनियन लिस्ट, जहां पे बोलता है टैक्सेस ऑन इनकम। जब इनकम की हम बात करते हैं, प्लीज अप्रिशिएट, इनकम का मतलब दो व्यक्ति, दो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जब में पढ़े इन वेरियस कंटेक्स्ट, दे सेड द एंट्री और एंट्रीज इन यूनियन और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हैज टू बी कंसिडर्ड लिबरली। पर लिबरली का मतलब जो डीम किया जा सकता है, ये नहीं कि जो डीम में फिक्चर है उसको डाल दो, कि जो नेचुरली आ सकता है उसको डाल लो, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, पर समथिंग विच इज नेचुरली। अगर कोई चीज अपने आप से पैसे कमाने की बात कर रहे हो, इट कांट बी टर्म्ड एज इनकम, बिकॉज इनकम के लिए दो व्यक्ति होने बहुत जरूरी है। टैक्सेस ऑन इनकम, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। तो इसका मतलब जब आपने इनकम में नहीं डाला और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करी, तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि सर, ये जो हम 45(2) पे टैक्स कर रहे हैं, जब वहां पे कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड में, या स्टॉक एंड ट्रेड को मैं कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहा हूं 28(6)A में, मेरा पर्सनल मानना है ये टैक्स नहीं हो सकता जब तक आप, सर, यूनियन लिस्ट को अमेंड नहीं करते। ये समझना बहुत जरूरी है। तो मेरली बाय पुटिंग इन डेफिनेशन ऑफ इनकम, मेरा पर्सनल मानना है टैक्स नहीं हो पाएगा। अगेन मैं अभी आगे बात करूंगा कि ये सेक्शन 5 का टेस्ट पास करेगा, वो भी बात करेंगे भी आपसे। सेम मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूंगा कि सेक्शन 5 अभी हमने डिस्कस किया, ये कुछ ऐसी चीजें जो इनकम का टेस्ट ही पास नहीं कर रही। और इनकम का टेस्ट करना जरूरी नहीं है सिर्फ 224 या 249 तक कन्फाइंड होगा। इट शुड बी, वी हैव टू चेक, जो मेन बाइबल हमारी है या मेन गीता जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जितने भी एक्ट है, दीज आर फ्रॉम, इट हैज कम फ्रॉम द फाउंटेन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो कोई चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशनली को, अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पूरा पूरा नहीं कर पाएगी, तो मेरा पर्सनल मानना है वो एक्ट भी आज की डेट में, सर, प्रॉपर नहीं है, इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, एटलीस्ट इट शुड बी रीड डाउन। ये पर्टिकुलर पोर्शन इट हैज टू बी रीड डाउन, आप ऐसे केस में टैक्स नहीं लगा पाओगे। अब अगला क्वेश्चन आता है सर, लेट अस से, मैंने बताया व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन में लेट अस से देयर वाज अनदर एग्जांपल कॉल्ड, ये लेट अस से आपके पास पैसे तो नहीं आए पर आपने पैसे बचा लिए। लेट अस से टॉक अबाउट रितेश जी की बात करते हैं। रितेश जी ने कोई एक से कोई प्लॉट लिया 500 गज का, और उन्होंने 2020 में एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला, उसने भाई बनाना शुरू कर दे। उसने हमको 10 करोड़ का बजट दिया, उसने कहा ठीक है जी, कोई, उन्होंने, रितेश जी ने बोला ठीक है। अब हाइपोथेटिकली मान लीजिए उन दिनों में कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो काम हम रुक गया, जैसे काम हम, कोविड थोड़ा खुला। अब रितेश जी बोल रहे हैं यार सारा काम तो मैं घर से ही कर रहा हूं और प्लॉट मेरे घर के पास ही है, अब मैं उसको क्या दूंगा, इससे बढ़िया अपने सामने ही बनवा लेता हूं, देखते हैं कुछ बेटर ही बन जाएगा, मैं देख भी लूंगा और बेटर भी हो जाएगा। रितेश जी ने सर काम भी अच्छा कराया और खुद बैठे, खुद बेटर भी हुआ। तो जो काम 10 करोड़ का था वो 6 करोड़ में हो गया। अब प्लीज अंडरस्टैंड, कैन डिपार्टमेंट से लाइक दिस कि सर आपने तो 10 करोड़ लगाने थे, अब 6 करोड़ लगाए हैं, अब क्योंकि आपने 4 करोड़ बचा लिए, ये आपके हाथ में टैक्स होंगे। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग सर। मैंने बताया सर, या तो कोई क्लॉज में कहीं पे हिट हो, मतलब गुड बार्गेन कैन नॉट बी टर्म, कैन नॉट बी टैक्स अनलेस एंड अनटिल आप क्लॉज में हिट करो। जैसे ई सोप्स की बात करता हूं, आप अगर एप्पल कंपनी में काम करते हो, आपने सर 10,000 का शेयर आपको 3,000 मिल गया, तो 7,000 का बेनिफिट हो गया, इट्स अ गुड बार्गेन।
क्योंकि जब परक्विजिट्स की बात करते हैं, ईसॉप्स की बात करते हैं, वहां पे 224 या 249 में इनकम इंक्लूड्स में लिखा हुआ है कि भैया अगर परक्विजिट्स मिलेगा और वहां पे आपको कुछ पैसे बच रहे हैं ईसॉप्स के कहने पे, तो ऐसे केस में आपके हाथ में टैक्स होगा. इट इज अ गुड बार्गेन, बट सिंस इट इज मेंशन्ड इन रेलिवेंट क्लॉजेज इटसेल्फ, इसलिए टैक्स हो रहा है. अब अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने 4 करोड़ बचाए, ये किसी भी क्लॉज में हिट नहीं हो रहा. तो इसका मतलब इट शुड पास द टेस्ट ऑफ रियल इनकम. और रियल इनकम ऑफ टेस्ट क्या है? व्हाट कम्स इन. सर ये आपकी जेब में आए नहीं है, ये तो आपने बचाए हैं बाहर जाने से. अंडरस्टैंड दिस थिंग. जजमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन द केस ऑफ 321 आईटीआर, बॉम्बे हाई कोर्ट. इस केस में क्या हुआ सर? एसएससी ने कुछ डिबेंचर, मतलब एफसीसीबी इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए थे, फॉरेन एक्सचेंज के थे. और जो रिडीम होने थे, मान लीजिए 10 साल के अंदर, करीबन 5 6 साल 7 साल बाद क्या हुआ, कुछ फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन कुछ ऐसी आई जो रिलेशन होनी थी 1000 रुपए में, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से 600 700 रुपए में फ्लक्चुएट, मतलब आप रिडीम कर सकते थे. तो उन्होंने ऑप्शन दिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया. नाउ द एसएससी ने 300 या 400 रुपए पर डिबेंचर बचा लिए, और इट वाज इन से बहुत बड़ा अमाउंट था, करोड़ सर करोड़ सौ रुपीस उसने बचा लिए. आईटीओ ने बोला, एसएससी ऑफिसर ने बोला, सॉरी भाई ये पैसे बचा लिए, अगर अदरवाइज आपने नहीं रिडीम किए होते जल्दी तो आपको पैसे देने पड़ते, क्योंकि आपने पैसे बचा लिए, तो इसका मतलब ये आपके पैसे अर्न हो गए. अब हाईकोर्ट सेड शॉ वाले इस केस में आपको क्या समझाया था? व्हाट कम्स इन. क्या उसकी जेब में आया है? क्या ये खर्चा कभी आप इसने क्लेम भी किया था? अगर आप 41(1) की बात कर रहे हो तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, इट नेवर कम्स इन. नीदर ये खर्चा है जो बाद में उसने क्लेम कर रहा है, जो आप कह रहे हो बच गया, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये आपकी इनकम में टेस्ट पास नहीं करता. तो मेनली, तो व्हाट आई वांट टू से, रियल इनकम टेस्ट पास करने पहला क्या है? व्हाट कम्स इन. दूसरा टेस्ट रेगुलरिटी और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी. लेट मी गिव एन एग्जांपल. लेट अस से हाइपोथेटिकली आप अपने बच्चे को 10,000 रुपए महीना देते हो, पॉकेट मनी. आप हर साल देते आ रहे हो देते आ रहे हो, अचानक ही 2 3 महीने आप बिजी हो गए, या फिर आपने पैसे कहीं और लगा दिए कि फाइनेंस में कोई दिक्कत आ गई, अब बच्चों को पैसे नहीं दे पाए. तो माय क्वेश्चन इज, कैन योर किड गो टू द कोर्ट एंड कैन आस्क देम कि सर इन्होंने मैं इनका बेटा हूं, ये 10,000 रुपए देते थे, इन्होंने 10,000 रुपए नहीं दिए, कैन आई लीगली बाउंड, कैन ही और शी कैन लीगली बाउंड यू? आंसर इज नो. वट एवर यू आर गिविंग टू योर किड और टू योर वाइफ एज पिन मनी, और मान लीजिए पॉकेट मनी दे रहे बच्चे को, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज नथिंग बट ड्यू टू देयर कस्टम्स. देयर वाज नो लीगल बाउंडेशन कि भैया आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे. मैं क्लियर हूं आपको सर? तो व्हाट आई वांट टू से व्हेन आई टॉक अबाउट समथिंग with regularity or expected regularity, one should understand there has to have some legal foundation as well. Legal foundation नहीं होगा तो सॉरी टैक्स नहीं हो पाएगा. अब अंडरस्टैंड दिस थिंग. व्हाट अबाउट पिन मनी, और सॉरी एलिमनी की बात करते हैं. भगवान ना करे किसी का डाइवोर्स हो जाए, अब ऐसे केस में कोर्ट बोलता है भाई साहब आप इनको लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको. अब मान लीजिए लाख रुपए मंथली दे रहा है, मान लो ये दे रहा है या दे रही है, और ऐसे केस में जिसको देने हैं वो मान लीजिए 2 3 महीने 4 महीने नहीं दे पाता, then the other spouse can go to the ex spouse can go to the court, they can ask them कि माय लॉर्ड देखो आपने ऑर्डर किया था 1 लाख रुपए महीना, ये 3 महीने से मुझे नहीं दे रहा या दे रही है. तो ऐसे केस के अंदर सर कोर्ट उसे लीगली बाउंड कर सकता है कि लाख रुपए की बात हुई, लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, आप चाहे कमाओ या ना कमाओ, कहीं से भी लेके आओ, यू हैव टू गिव देम. अंडरस्टैंड देन दिस थिंग, सिंस दिस अमाउंट इज कमिंग विद रेगुलरिटी एंड एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी, तो ऐसे केस के अंदर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ द वाइफ और हस्बैंड जिसको मेंटेनेंस मिल रहे हैं. क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या वो जो पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे मिल रहे हैं, क्या ऐसे केस के अंदर उसको खर्चा मिलेगा? आंसर इज नो. वो जो खर्चा मिलेगा, वो जो खर्चा कर रहा है, वो जो मेंटेनेंस दे रहा है या दे रही है, वो इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ इनकम. लेट अस से वो 4 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं, वो कमा रहा है, और 1 लाख रुपए इसको दे रहा है, या फिर 4 लाख रुपए कमा रही है, 1 लाख रुपए इसको दे रही है, तो ऐसे केस में 4 लाख उसके हाथ में टैक्स होगा और 1 लाख इनके हाथ में टैक्स होगा. तो ऐसे केस में सर कभी भी सर एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा. इट इज नथिंग, जो 1 लाख दे रहा है वो एप्लीकेशन इनकम है. या फिर दूसरा केस ऐसा है, मान लीजिए सर चार्ज क्रिएट हो जाए, जहां पे चार्ज सोर्स पे क्रिएट हो जाए. लेट अस से, इसे कहते हैं सर, लेट अस से कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका डिवोर्स हुआ और एक प्रॉपर्टी है जिससे रेंट आ रहा है, तो कोर्ट ये कह रहा है कि भाई साहब
इंस्पाइट ऑफ सही कि लाख रुपए दे, कि 1.5 लाख रुपए दे, या 50,000 दे, या 75,000 रुपए दे, वही बोलता भाई साहब इस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आएगा वो सारा का सारा दूसरे एक्स स्पाउस को जाएगा। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये क्या है? डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। इफ समथिंग वाज डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल, इसका मतलब क्या है? अब जो उसको मिल रहा है, अब वो उसके हाथ में टैक्स नहीं होगा, सीधा ही उस व्यक्ति विशेष को जिसको पैसे मेंटेनेंस के देने हैं वो वहीं से मिल जाएंगे। वो रेंट चाहे 1 लाख हो, चाहे 1.25 लाख हो, चाहे बढ़ जाए, घट जाए, या फिर खाली हो जाए किसी किसी वजह से, तो ऐसे केस के अंदर वहां पे होगा डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। वो इनकम इसके हाथ में टैक्स कभी होगी नहीं। तो ये समझने के लिए प्लीज अप्रिशिएट करें, टू जजमेंट इज वन इज 14 ITR एंड 49 ITR, रानी अमृत वर्गीस एंड रानी विजय वर्गीस। ये 14 ITR समझाया तो 14 ITR और 49 ITR ऑलमोस्ट सेम है। इस केस में क्या हुआ सर? 14 ITR में ये केस ब्रिटिश इंडिया के टाइम क्या बात था, और ब्रिटिश इंडिया में क्या था सर? इट इज नॉट दैट एवरी इंडिया का सारा पार्ट ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। देयर वाज फ्यू कंट्रीज और फ्यू स्टेट्स विच इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने सेक्शन 4 में लिखा था, 4(2) में ये लिखा था कि कोई पैसा अगर बाहर से आ रहा है, ब्रिटिश इंडिया से बाहर से आ रहा है, तो रिसिप्ट बेसिस पे इंडिया में टैक्स होगा। अब अंडरस्टैंड दिस थिंग, देयर वाज अ रानी अमृत वर्गीस जिसकी शादी हुई एक पर्टिकुलर स्टेट के महाराजा के साथ जो ब्रिटिश इंडिया से बाहर था। तो कुछ तो मेंटेनेंस वहां से आती थी, क्योंकि उसके बच्चे, उनके बच्चे दिल्ली पढ़ते थे, और दिल्ली पढ़ते थे, और वो पैसे मेंटेनेंस के लिए देते थे। और कुछ पैसे उनको नाभा में उनका क्योंकि वो नाभा नाभा उनका मायका था, तो उसका जो भाई था वो उनको मेंटेनेंस के रूप में पैसे देता था। तो शी सेव लॉट ऑफ मनी, और उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना ली। तो क्वेश्चन उठा, ये जो भाई से जो पैसे आ रहे हैं, भाई से जो पैसे आ रहे हैं, क्या वो रानी अमृत वर्गीस के भाई जी जो हस्बैंड से आ रहे हैं? क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, आउट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो 4(2) में ऑलरेडी टैक्सेबल हो रहा था रिसिप्ट बेसिस पे। क्वेश्चन ये था कि व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस अमाउंट विच शी इज रिसीविंग ऑन अकाउंट ऑफ ड्रेस अलाउंस और ये अलाउंस और वो अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस थे, वो जो मिल रहे हैं उसके भाई से, क्या वो टैक्सेबल है इन हर हैंड्स? तो क्वेश्चन वाज, कोर्ट ने पूछा कि अगर किसी दिन, किसी महीने में, किसी साल में उसका भाई अगर देने से मना कर दे, तो ऐसे केस में शेन कैन शी लीगली स्यू हिम? इफ द आंसर इज यस, इट इज टैक्सेबल। इफ द आंसर इज नो, इट इज नॉट टैक्सेबल। तो द कोर्ट हैज फाइंड आउट द मेंटेनेंस वाज गिवन, वो सिर्फ कस्टम के रूप में दे रहा है, देयर वाज नो लीगल बाउंडेशन। सिंस देयर वाज नो लीगल बाउंडेशन, इस वजह से सर ये चीज अमाउंट सर टैक्सेबल नहीं होगा इनर हैंड्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम कंसेप्ट ऑफ रेगुलरिटी की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी की बात करते हैं, तो वन शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसका मतलब ये है कि इट शुड बी, वन शुड लीगली बाउंड भी कर सके। तो अगर वो लीगली बाउंड नहीं कर सकता, सॉरी, टैक्सेबल नहीं हो पाएगी। अब जब हम एलिमिनी की बात करते हैं, तो एलिमिनी क्वेश्चन दोबारा ये भी आता है कि नितिन भाई, वो जो आपने केस बताया जहां पे भगवान ना करे किसी का डिवोर्स हो रहा है, और मान लीजिए वो 2 से 3 महीने नहीं दे पाया आप, और वो कोर्ट के पास गए, और कोर्ट के पास जब आप गए, तो कोर्ट को आप बोल रहे हो कि भाई साहब ये 2-3 महीने से कर रहा है, पहले भी कर चुका, तब भी मैं कोर्ट में आना पड़ा मुझे, तो आपके कहने पे इसने दोबारा दिए, फिर बीच में दिक्कत कर देता है, तो बार बार कोर्ट कोर्ट में आना पड़ता है। तो प्लीज आप इनको बोलते कम्यूट कर दे, कम्यूट करके मुझे एक बार लमसम अमाउंट दे दे। अब क्योंकि मंथली अमाउंट तो टैक्सेबल हो रहा है उसके हाथ में, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ कम्यूटिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट? क्या कम्यूट, जो कम्यूटेड अमाउंट है, जो वन एक बार लमसम मिलेगा, क्या वो टैक्सेबल हो पाएगा? तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब हम बात करते हैं किसी क्लॉज में हिट नहीं हो रहा, अब चलिए वो क्लॉज की बाद में बात करेंगे, क्या ये इनकम पर टेस्ट पास कर रहा है? इनकम बट कम्स इन का टेस्ट पास कर रहा है, पर विद रेगुलरिटी, एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी? आंसर इज नो। एक ही बार मिलेगा तो बात खत्म हो गई। तो ये सर ये इनकम पर टेस्ट पास नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन उठता है, अगर क्लॉजेस है तो कहां पे हिट कर पाएगा? तो क्वेश्चन कुड बी, इट कुड बी अ कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन। तो व्हाट वी आर्ग्यू बिफोर फाइनेंस एक्ट 2023, हम भी बोलते थे सर कंपटीशन मैकेनिज्म फेल हो रहा है, चार्ज तो है पर कंपटीशन मैकेनिज्म फेल है, तो ऐसे केस में टैक्सेबल नहीं हो पाएगा। पर आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2023, क्योंकि अब उन्होंने बोल दिया कोई भी कैपिटल एसेट के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, तो ऐसे केस में निल मान लीजिए। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि सर कंपटीशन मैकेनिज्म फेल हो गया। नो, यू हैव टू सी कि सर ये कैपिटल एसेट भी है या नहीं। तो ये समझने के लिए कोई चीज कैपिटल एसेट है या नहीं, ये बात एक पिवोटल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सर टू अंडरस्टैंड वेदर समथिंग वाज कैपिटल एसेट और नॉट, वन शुड अंडरस्टैंड कि क्या वो पर्टिकुलर चीज जिसको आप कैपिटल एसेट कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो ट्रांसफरेबल भी है? इफ समथिंग वर ट्रांसफरेबल, तो यस, इट कैन बी टर्म्ड एज कैपिटल एसेट।
बट इफ इट डजंट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग ट्रांसफरेबल, सॉरी, ऐसे केस के अंदर सर ये कैपिटल एसेट नहीं है। अब जब जो शादी हुई है जिसके चक्कर में एक अमाउंट कम्यूट हुआ है, तो माय क्वेश्चन इज दोज राइट्स या फिर जो एगोनी है जो भी मिला है जिसकी वजह से आप कम्यूट करके एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा है, तो वो क्या वो ट्रांसफरेबल है टू एनीबॉडी? टू मी आंसर इज नो। सिंस इट इज नॉट ट्रांसफरेबल एट ऑल, तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को ही टेस्ट पास नहीं कर रहा। जब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पास नहीं कर रहा तो कैपिटल गेन भी नहीं लग पाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सर जब तक ये कैपिटल एसेट नहीं बनेगा तब तक आप कैपिटल गेन की कंपटीशन की बात नहीं करेंगे, चार्ज भी फेल हो जाएगा। और कंपटीशन मैकेनिज्म चाहे सही हो गलत हो, क्वेश्चन मेरा है कि सर जब आपका चार्ज फेल है, सॉरी आपकी टैक्सेबिलिटी नहीं पाएगी, इट इज नथिंग बट अ कैपिटल शीट ओनली। तो आपको दो टेस्ट हमने क्लियर कर लिए। पहला व्हाट कम्स इन, दूसरा कर लिया पीरियोडिकली और एक्सपेक्टेड पीरियोडिकली। नाउ लास्ट, फ्रॉम डेफिनेट सोर्सेस। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स। क्वेश्चन उठता है क्या सोर्स से मेरी इनकम डिटरमाइन होती है। तो प्लीज अप्रिशिएट नोट कीजिएगा, जब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं बोलता व्हाट एवर सोर्स, सेक्शन 5 कहीं बॉदर नहीं करता या आईयूएस कहीं बॉदर नहीं करता। तो अंडरस्टैंड दिस, कोई भी कहीं भी कि वो सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में, इंडिया से बाहर है। और अंडरस्टैंड दिस थिंग, टैक्सेबिलिटी ऑफ एनीबॉडीज इनकम डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स होना चाहिए, सोर्स कहां पे मैटर नहीं करता। सिर्फ एक्सेप्शन 911, क्योंकि आज सेक्शन 911 हम डिस्कस नहीं करेंगे, उस एक्सेप्शन को छोड़ के अदरवाइज आप हमेशा मान के चलें कि सर सोर्स इंडिया में है, इंडिया में नहीं है, मैटर नहीं करता। इट इज ओनली मैटर व्हिच इज एक्रूवल ऑफ इनकम। अभी हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन 5 में डिस्कस करेंगे कि एक्रूवल इनकम डिटरमाइन करेगा कि टैक्सेबिलिटी इंडिया में है या नहीं है। मैं यहां तक क्लियर हूं आपको, पर आज हम इनकम समझ रहे हैं। पर द क्वेश्चन इज व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रॉम डेफिनेट सोर्सेस, मतलब जो भी पैसे आ रहे हैं विच कम्स इन विद रेगुलरिटी और रिस्पेक्टिव रेगुलरिटी, ये दोनों चीजें टेस्ट पास होनी चाहिए। ये पैसे आ रहे हैं, कोई सोर्स होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठेगा कि क्या कोर्ट का ऑर्डर क्या सोर्स है? टू मी आंसर इज नो। इफ यू रीड रमाबाई, सॉरी, रमाबाई सुप्रीम कोर्ट सेड सॉरी, कोर्ट का ऑर्डर इज नॉट अ सोर्स। पॉसिबिलिटी है कि कई कई केसेस में लिखा हुआ है कि एक्ट कैन बी अ सोर्स, कहीं कहीं ये बोला हुआ है कि भैया a decree order, decree, though order of the supreme order in relation to civil law is not a source, but a decree can be a source. तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अंडरस्टैंड दिस थिंग, सोर्स होना बहुत जरूरी है। अब वन ऑफ द केस विच वी आर्ग्यूइंग इन रिलेशन टू, मैं आगरा का केस बता रहा हूं आपको। अब इस केस में क्या व्हाट इज हैपनिंग दैट दिस इज अ पर्टिकुलर जेंटलमैन, 16-17 में डिमोलिशन था, आपको याद है आपको। वो पार्क में कहीं पे घूम रहा था, मतलब सैर कर रहा था, सुबह सुबह तो उसे एक बैग मिल गया। बैग में डीमोनेटाइज के नोट थे, डीमोनेटाइज नोट पड़े थे 50 लाख रुपए, 50-60 लाख रुपए पड़े हुए थे। तो उसने शोर मचाया कि बैग किसका है, बैग किसका है। कोई नहीं आया, उसके 7-8 दोस्त जो भाग रहे थे वो साथ में आ गए उसके पास। उन्होंने फोटो वोटो खिंचवाई, खबर कर दी। हफ्ता 10 दिन किसी ने क्लेम नहीं किया, उसने एंड में वो पैसे अपने बैंक में जमा कर दिए। अब क्वेश्चन ये उठा कि प्लीज अप्रिशिएट करें, ये 56-10 में टैक्सेबल होता है। 56-10 बोलता है आपको किसी से रिसीव हुए हो, मुझे किसी से तो रिसीव हुए नहीं, तो 56 तो लग नहीं पाएगा। कोई और इनकम 68 भी बोलता है कि जहां पे आप सोर्स को समझा नहीं पाए, अनडिस्क्लोज सोर्सेस, अंडरस्टैंड दिस थिंग। पर यहां पे तो वो समझा रहा है, क्योंकि उसकी फोटो भी आई है बार के अंदर कि एक बैग उसको पार्क में मिला, तो सोर्स भी उसने डिस्क्लोज कर दिया। तो 68 भी नहीं मिल सकता, 69 नहीं मिलता, 69 भी नहीं मिल सकता। अब मेरा क्वेश्चन ये था, हमने आर्ग्यू करना शुरू किया और विच वी आर्ग्यू, अभी आंसर नहीं मिला। हमने बोला कि माय लॉर्ड क्या ये इनकम का टेस्ट पास कर रहा है? बिकॉज इनकम में शॉवर से बोला था व्हाट कम्स इन पीरियोडिकली और एक्सपेक्टेड पीरियोडिकली कम्स इन, पहला टेस्ट पास हो गया। पीरियोडिकली एक्सपेक्टेड पीरियोडिकली, क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये पार्क घूमेगा कि हमेशा पैसे मिलेंगे? टू बी आंसर इज नो, सॉरी, दूसरा टेस्ट फेल हो गया। तीसरा, फ्रॉम डेफिनेट सोर्सेस, क्या पार्क को सोर्स बोला जा सकता है? क्या लक को सोर्स बोला जा सकता है? टू मी आंसर इज नो। Then you can't say a park is a source or luck is a source. So what I want to say, ये sourceless income है। If something was sourceless income, to understand this thing, तो इस तरह की चीज क्या आपने 224 के क्लॉसेस में कहीं पे हिट हो रही है? टू मी आंसर इज नो। If something was not hit in 224 के क्लॉसेस में हिट भी नहीं हो रही, और 224 का जो रियल इनकम का टेस्ट है वो भी पास नहीं कर रहा, तो सॉरी, मेरा पर्सनल मानना है ये इनकम टैक्सेबल हो ही नहीं पाएगी।
जब इनकम टैक्सेबल नहीं हो पाएगी, सॉरी, टैक्स नहीं लग पाएगा। अभी इट इज प्रिजुडिस मैटर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। प्लीज अप्रिशिएट, मैंने समझाया, इसी से 56 की बात करता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात कर रहा है कि सोर्स होना बहुत जरूरी है, अदर इनकम की बात नहीं करता है। जब आप 68 69 ए बी सी डी पढ़ते हैं, वो बोलता है भैया सोर्स तो था पर आप समझा नहीं पाए, अनएक्सप्लेन्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ यू। पर यहां पे तो मैं बोल रहा हूं भाई साहब मेरे को तो बैग मिला है, और बैग मिला है, पार्क में मिला है, बकायदा मेरी फोटो भी छपी है, मेरे 10 विटनेस भी हैं कि मुझे, मैं जब सुबह सैर कर रहा था तो बैग मिला था। तो प्लीज अप्रिशिएट करें। तो ना तो ये सर क्लॉसेस पे कहीं पे हिट हो पा रहा है, और ना ये सर इनकम का टेस्ट पास कर रहा है, ये इनकम टेस्ट पास कर रहा है शॉवल केस वाला। तो प्लीज अप्रिशिएट करें, ऐसे टैक्स में नहीं हो पाएगा, ये टैक्स नहीं हो पाएगा। मैं यहां तक क्लियर हूं आपको, ये सुनो। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंटरप्ले छूट गया मुझसे। मैंने बोला था सर जो व्हाट कम्स इन व्हाट यू हैव, जब हम कई बार कहते हैं कि लेट अस से जो इनकम टैक्स बॉदर ये नहीं करता कि भैया आप पैसे कैसे कमा रहे हो, आप इलीगली कमा रहे हो, लीगल कमा रहे हो, मैटर वो नहीं है। अगर समथिंग वॉज अनटेंटेड मनी, इलीगल सोर्स ऑफ इनकम है, आप अ, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो, तो सर इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। आपको किसी और लॉ में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, या फिर कोई पीएमएलए में, किसी और लॉ में अगर आपको कोई लंचेस या डिनर या फिर आपको कोई स्वीट्स मिल रहे हैं, वो लॉ का मैटर है। लेकिन अगर आपने पैसे कमाए हैं, चाहे लीगल सोर्स से या इलीगल सोर्स से, आपके हाथ में इनकम टैक्सेबल है। दूसरी बात, जब मैंने आपको गुड बार्गेन वाला बताया था कि लेट अस हैव यू गुड बार्गेन, तो लेट अस एग्जांपल लेता हूं आपको मैं, 56 to 10 विद 56 to 7B। एक पॉइंट रह गया था, फिर मैंने जो समझा था गुड बार्गेन वाला, जहां पे मैंने 321 आइडिया वाला जेन्युइन समझाया था आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 तो 7 भी अब खत्म हो चुका है, इट ऑलवेज हैव अ सनसेट लॉस, लास्ट अक्टूबर था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सनसेट लॉस था, तो ऐसे केस में लेट अस एग्जांपल, आपका 100 रुपए का शेयर है, आपने कोई प्रॉपर्टी दी, और प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ हिसाब से है कि 900 रुपये प्रीमियम होता है, तो 1000 रुपए का शेयर आपका सही महीने में आपको शेयर मिलना चाहिए, 1000 रुपए के हिसाब से शेयर मिलना चाहिए। लेट लेट एग्जांपल, तो अगर 1000 की जगह अगर मान लीजिए अगर आपको वो 1200 में इशू कर रहे हो, वो 1200 में इशू कर रहा है, तो 200 रुपये का प्रीमियम लग गया, फालतू लग गया। तो 200 रुपये का प्रीमियम का मतलब क्या, व्हाट हैपेंड, तो 200 रुपये प्रीमियम अब 56 तो 7 भी, अगर लॉ जिंदा होता तो 56 तो 7 भी में सर 200 रुपये टैक्स होता इन दी हैंड्स ऑफ द कंपनी। पर मान लीजिए अगर वो 1000 रुपए का शेयर आपको जो 1000 रुपये मिलना चाहिए था, वो 800 रुपये में वो ओके कर देता है कि भाई साहब 1000 रुपये नहीं, आप 100 प्लस 700 रुपये लगा लो, तो 200 रुपये फिर 56 10 में टैक्स हो जाएगा कंपनी के हाथ में। पर माई क्वेश्चन इज, बिफोर आई गो टू दिस, एक पॉइंट और है सर, क्या लॉ जब हम इनकम की बात करते हैं, वो पॉजिटिव इनकम की बात करता है या लॉसेस भी इंक्लूड करता है? मैं फिर से बोल देता हूं, ये जो इनकम है, ये सिर्फ पॉजिटिव इनकम की बात करता है या फिर लॉसेस भी इंक्लूड करता है? मतलब नेगेटिव नेगेटिव इनकम इज ऑल्सो इनकम। तो अंडरस्टैंड करना, इसलिए इंडोगल का एक जजमेंट है सर 295 ITR, बॉम्बे हाई कोर्ट सेड, सॉरी, दैट बॉम्बे हाई कोर्ट सेड दैट इनकम विल इंक्लूड पॉजिटिव इनकम ओनली, बट आई बिलीव दे एक्चुअली, बॉम्बे हाई कोर्ट हैज नॉट टेकन केयर ऑफ द जजमेंट ऑफ 99 ITR हर प्रसाद केस, या फिर जेज गोटला केस 156 ITR, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दैट इनकम विल इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो, एंड दिस पर्टिकुलर assertion that income will include losses also is also confirmed by Supreme Court again in the 372 ITR सती और उद्योग। तो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर 56 2 10 और 56 2 7B का इंटरप्ले दोबारा समझे। मैंने फिर से समझाया, 100 का शेयर, 1000 रुपए का प्रीमियम, 800 रुपए में दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है 56 10 में टैक्सेबल होगा 200 रुपए, और 56 2 7 भी मान लीजिए वो जिंदा है उस टाइम पे। तो व्हाट वाज द इंटरप्ले? कैन आई आर्ग्यू लाइक दिस by reading हरप्रसाद और JH गोटला by और सत्यवाल उद्योग कि 56 2 7 भी -200 है। तो जब आप 56 2 10 में सर 200 रुपए लिखेंगे पॉजिटिव, तो -200 56 2 7 भी हो जाएगा, नॉक ऑफ हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये समझना बहुत जरूरी है सर।
सर ये बात समझ में नहीं आई नहीं आई, मैं फिर से बोल देता हूं। सर जहां पे 56 जिस साल में 56 तो 7 भी और 56 तो 10 जिंदा था, और जहां पे 100 रुपए का शेयर 1000, मान लीजिए 900 रुपए प्रीमियम के साथ 1000 रुपए का होना चाहिए था, और मान लीजिए 800 रुपए में जा रहा है, तो 200 रुपए डिपार्टमेंट कोशिश करेगा 56-10 में टैक्स देने के लिए। कैन यू आर्ग्यू लाइक दिस दैट इनकम विल इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो? अब ऐसे केस के अंदर अगर 56 तो 7 भी उस साल में जिंदा है, तो कैन यू आर्ग्यू लाइक दिस कि सर 56 तो 7 भी मेरा -200 है? टू मी आंसर इज यस। तो व्हाट आई वांट टू से, कहीं पे भी अगर आपको शेयर्स के मामले में जहां पे दोनों सेक्शन लग रहे हो, ऐसे केस में यू कैन वेरी वेल आर्ग्यू कि सर इनकम इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो। तो ऐसे केस में इंटरप्ले ऐसा रहेगा कि एक चीज माइनस में होगी, दूसरी पॉजिटिव, तो नॉक ऑफ हो जाएगी। सब प्लीज अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जरूरी है नाउ। हाँ, ये आपने आपको समझा दिया, ये भी समझा दिया। हाँ नाउ, अब इसका मतलब क्या हुआ सर, जब हमने इनकम समझ लिया, जो वर्ड लिखा हुआ है इनकम इंक्लूड्स, तो हमें समझ में आता है सर कि इसका मतलब जो क्लॉजेस में लिखा हुआ है, तो दो तरह की इनकम होगी। वन इज एक्सप्लिसिट रिटर्न, अदर वाज नॉट एक्सप्लिसिट रिटर्न। अगर कोई चीज एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यस इट इज पासिंग द टेस्ट ऑफ इनकम, बट इफ समथिंग वाज नॉट, लाइक जैसे डिविडेंड है, क्योंकि लिखा हुआ है इनकम इंक्लूड्स, एंड में डिविडेंड लिखा हुआ है, तो डिविडेंड का मतलब प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, डिविडेंड का इनकम मतलब है डीम डिविडेंड भी है, तो डीम डिविडेंड भी डिविडेंड का पार्ट है, इसलिए सिर्फ डिविडेंड इनकम बन जाएगा। पर लेट अस एक कैपिटल गेन की बात करते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, कैपिटल गेन क्या है? सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट है। और जिस वजह से, अगर इफ यू रीड डिल्लोस केस जो 1975 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे देयर वाज इशू इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, दो इट डज नॉट पास द टेस्ट ऑफ एंट्री 82 टैक्सेस ऑन इनकम, बट इट पासेस द टेस्ट ऑफ अदर रिजरी क्लॉसेस, तो उसकी इस वजह से टैक्स हो सकता है। हैविंग सेड दैट, अंडरस्टैंड दिस थिंग, तब सेक्शन वहां पे लिखा हुआ है कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45। तो जब कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 लिखा हुआ है, मेरा क्वेश्चन ये है, और इफ यू रीड कैडवल जजमेंट, जो मैंने आपको बताया था पहले, अभी जजमेंट, जो ये वाला जजमेंट था, दिखाता हूं मैं आपको, दिस वन, कैडल वीविंग, सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कैडल वीविंग इंजीनियरिंग के अंदर वन ऑफ द थिंग इज कि ये कैपिटल गेन कौन सा है, जो सेक्शन 45 में है। तो इसका मतलब कोई कैपिटल गेन अगर 46A में लग रहा है, 46 में लग रहा है, या सेक्शन 47A में लग रहा है, कि सेक्शन 47 क्या बोलता है कि इस तरह की चीजें ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, और 47A कहता है कि भैया अगर ये कंडीशन मीट आउट नहीं हुई, तो जिस साल में आपने कंडीशन तोड़ी उस साल में टैक्स हो जाएगा। तो प्लीज अप्रिशिएट करें, तो ये सेक्शन 46A 46 में या 47A में जो टैक्स लग पा रहा है, वो तो कैपिटल गेन के डेफिनेशन में आ ही नहीं रहा, क्योंकि वहां पे बोल रहा कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, मेरा पर्सनल मानना ये है कि क्योंकि इनकम का टेस्ट पास नहीं कर रहा, और क्योंकि इनकम के क्लॉजेस में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो मेरा पर्सनल मानना, वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू कि सर ये इनकम है ही नहीं। जब इनकम नहीं है तो सॉरी टैक्स नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट सर ये जो बायबैक ऑफ शेयर्स है, बिकॉज बायबैक ऑफ शेयर्स सेक्शन 46A की बात कर रहा है, और 46A के अंदर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, 46A किसकी बात करता है कि ऐसे केस के अंदर कि सर वो तो सेक्शन 45 का पार्ट है ही नहीं, इट इज अदर देन द सेक्शन ऑफ 45। तो कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46 से मेरा पर्सनल मानना है इनकम डेफिनेशन पास नहीं करेगा, 47A वाला पास नहीं कर पाएगा, तो सॉरी टैक्स नहीं हो पाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो चीज नहीं लिखी है उसका क्या होगा, समथिंग विच इज नॉट बी रिटर्न। इफ समथिंग विच इज नॉट बी रिटर्न, तो ऐसे केस में क्या होगा सर? जैसे अगर मैं, कई बार आप क्वेश्चन उठाएंगे सर कि ये 43CA 50CA 56 to 10 92, 56 तो नहीं कहूंगा, सेक्शन 92 कह लूंगा, 50CA 43C, ये सारे कंपटीशन प्रोविजन है सर, जहां पे सर इनकम तो है, पर इनकम की वैल्यूएशन कैसे होगी वो उसकी बात करता है सेक्शन 92, 43CA 50C एंड 50CA। 56 तो अपने आप में एक अलग से टैक्स है, वो इस कैटेगरी में नहीं आता, सॉरी। पर हैविंग सेड दैट, ऑल दी सेक्शन आर एंटी अवॉर्डेंस प्रोविजंस। जब कुछ चीज एंटी अवॉर्डेंस प्रोविजन होगा, तो पहले डिपार्टमेंट, ओनर्स इज ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव इट कि सर ये जो जिस पर्पस के लिए लेके आए थे वो पर्पस पहले हिट हुआ है। जैसे 40A3 की बात करते हैं, तो डिपार्टमेंट को पहले प्रूव करना पड़ता है कि भैया सम ब्लैक मनी इन्वॉल्व। 69 ABCD या 269 की बात करते हैं, जहां पे बोलता है भैया ST और T की पेनल्टी की बात करता है, ये सारे एंटी अवॉर्डेंस मेजर हैं। तो पहले डिपार्टमेंट प्रूव करना पड़ेगा
कि देयर वाज अ ब्लैक मनी विच इज इन्वॉल्व, जो इनकम इन्होंने नहीं दिखाई, अगर ये नहीं होता टू कर्ब इट, तो अगर मैंने ऑलरेडी खुद दिखाई हुई है कि मैंने कैश लोन लिया हुआ है, इस व्यक्ति से लिया हुआ है, तो मेरा पर्सनल मानना है सर उसने टी की पेनल्टी नहीं लग पाएगी। ये तभी लग पाएगी इफ यू वांट टू, मैं ये प्रूव कर दूं कि भैया समथिंग वाज अनडिस्क्लोज्ड, राइट। नाउ इफ समथिंग वाज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन, लेट अस से मैंने आपको बताया सर आपका हाउस प्रॉपर्टी की डीम टू बी लेट आउट। अब डीम टू बी लेट आउट कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, सर मान ली लेट अस से मैंने कोई घर किराए पे दिया ही नहीं, तो इनकम कहां से है, किससे रिसीव हो रहा है, किससे एक्रूराइज हो रहा है, मैं इनकम कमाऊंगा किससे, मेरा ही घर है, मेरे पास ही पड़ा हुआ है, सेल रिक्वायर्ड पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या मैं अपने आप से पैसे कमा सकता हूं? ये सारे टेस्ट फेल हो जाएंगे, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो मेरा पसंद मानना ये है, क्योंकि इनकम इंक्लूड्स में ना तो क्लॉजेस में लिखा हुआ है, और क्लॉज में कहीं लिखा हुआ और मेन इनकम रियल इनकम टेस्ट पास नहीं कर रहा, तो सॉरी ये इनकम टैक्सेबल नहीं हो पाएगी। अब कुछ कैपिटल रेवेन्यू के लिए कोई रेलेवेंट फैक्टर्स है, मैं सेक्शन 4 और 5 पे आऊंगा फिर। व्हाट आर रेलेवेंट फैक्टर्स? पहला, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी और रिसिप्ट क्या है? इसके लिए देखो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 57 आईटीआर 422 है, शायद बता भैया कि क्या लगातार मिल रहा है या एक ही बार मिलेगा। आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करी है बुक्स अकाउंट के अंदर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर क्या है, फ्रीक्वेंसी नाउ। तो क्वेश्चन वाज, आपको याद होगा देयर वाज जजमेंट कॉल्ड पोडी शुगर, सानी स्टील, बालाजी अलॉयज, ये सारी जजमेंट क्या कहता था कि भैया जो आपको सब्सिडी या फिर आपको जो आपको ग्रांट मिल रही है, वेदर इट इज रिलेशन टू कैपिटल, लेट अस से आप कोई मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर इन द नेचर ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर है तो ये भैया कैपिटल रिसिप्ट है। अगर ट्रेडिंग है, लेट अस से आपकी सेल पे डिटरमाइन करता है आपकी ग्रांट और वो, तो ऐसे केस में सर ट्रेडिंग रिसिप्ट है। अब ये सारी चीज अमेंडमेंट करके इन्होंने क्या किया 224 में अमेंडमेंट कर दी है, जहां पे क्लॉज 8 में डाल दिया है, सॉरी उन्होंने बोला सॉरी अब तो सारी इनकम टैक्सेबल होगी, बारिंग क्या है कि लेट अस से समथिंग वाज इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एसेट से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में जो अगर कैपिटल एसेट से रिलेटेड है, तो उस केस के अंदर वो कैपिटल एसेट से वैल्यू कम हो जाएगी। एक मिनट देखिए बस। फर्दर जब हम कई बार सोचते हैं कि यार ये इनकम क्या, वो कैपिटल जो मेरी इनकम है क्या इनकम बन सकता है, इसका एग्जांपल देता हूं। लेटर से आपने कोई पेंशन प्लान ले लिया, आपने अपनी कैपिटल के पैसे वहां पे लगाए, अब उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, अब आपको हर साल कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ मिल रहा है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपने 10 लाख रुपए अपने लगाए, अब 10 लाख पे इंटरेस्ट मिलके आपको टोकरा टोकरा मिल रहा है। नाउ आपने अपनी कैपिटल को जो आपकी टैक्स पेड मनी थी उसको, सर उसका ओनरशिप पहले किसी और को बनाया, ये सर्कुलेटिंग कैपिटल बन गई, और जैसे ही आपने ओनरशिप उसको बनाया, नाउ अब जो पैसे आपको वापसी मिल रहे हैं वो मिलेंगे इन द नेचर ऑफ इनकम ओनली। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो आपकी कैपिटल है, कैपिटल आपके नाम पे ही है, उस पे मिल रहा है, या फिर आपने कैपिटल की ओनरशिप को चेंज कर दिया है, इफ द ओनरशिप ऑफ कैपिटल हैज बीन चेंज्ड, इट इज नथिंग बट अ सर्कुलेटिंग कैपिटल। अब सर्कुलेटिंग कैपिटल अगर आपको वापसी जब मिलेगी, चाहे वो पीरियडिकली या जैसे मर्जी मिले, ऐसे केस के अंदर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये आपकी दोबारा इनकम बन जाएगी। तो आपको ये चेक करना है कि कैपिटल है या रेवेन्यू है। बिफोर दैट प्लीज अंडरस्टैंड कि सर कैपिटल आपके नाम पे थी, ओनरशिप किसके पास है, और या फिर ओनरशिप चेंज हुई है या नहीं हुई है। अगर ओनरशिप चेंज हुई है तो सॉरी इट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, अब वापसी आ रही है तो आपके हाथ में टैक्स होगी, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो कैपिटल इनकम में नहीं है। इसके लिए जजमेंट क्या है सर, महिंद्रा महिंद्रा का 91 आईटीआर 130 बॉम्बे हाईकोर्ट। अब अगर हम रियल इनकम की बात करते हैं, प्लीज हम अंडरस्टैंड करते हैं जजमेंट शूरजी वल्लभ दास, या फिर मैं गोदर इलेक्ट्रिसिटी का जजमेंट है, देन यू हैव ए रमन कंपनी, ये सारी बहुत सारी जजमेंट। जजमेंट क्या कहता है भैया, रियल इनकम पर टेस्ट लगेगा, आप बुक्स अकाउंट में क्या एंट्री कर रहे हैं, आई शुड बी लीस्ट बॉदर्ड, मुझे कोई मतलब नहीं आप बुक्स में क्या एंट्री कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अगर आज की डेट में यू हैव टू सी कि क्या वो इनकम का टेस्ट और वो जो कंपटीशन प्रोविजन के हिसाब से इनकम क्या आ रही है उस पर टैक्स होगा। अगर लेटर से अगर आपने बुक्स में कोई हाइपोथेटिकल इनकम डाल दी है जो इनकम बुक्स में नहीं है, अंडर बुक्स की डेफिनेशन में नहीं आते, और मैं प्लीज मैं मान के चल रहा हूं, मैं मैट की बात नहीं कर रहा, मैट में बुक प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा समथिंग व्हिच हैज बीन शोन और हाइपोथेटिकल जो डीमी इनकम है, अगर आपने टैक्स उस पे अगर इनकम दिखा दी है बुक्स पे और जो इनकम कभी थी नहीं, तो ऐसे केस में
सब पॉसिबिलिटी है, देयर कुड बी इशू ऑफ कि दैट बुक्स हैज बीन फोर्स्ड, वो अलग चीज है, बट टैक्स आपका हमेशा रियल इनकम ही होगा। अब नाउ जब इतना को समझ लिया, अब सेक्शन 4 और 5 पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सेक्शन 4 और 5 में क्या हुआ है। इसके लिए मुझे पीपीटी चेंज करनी पड़ेगी, गिव मी अ मोमेंट। किसी को क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम सेक्शन 4 और 5 की बात करते हैं। सेक्शन 4 और 5 में जब हम बात करेंगे तो ये समझना बहुत जरूरी है कि 4 और 5 में ऐसा क्या फर्क आया है जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और जिससे क्या क्या बड़ा बड़ा इंपैक्ट आया है। नाउ बिफोर आई गो टू दिस, एक मिनट रुकिए, सेक्शन, हाँ, अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैंने बताया सर, अब ये एक ऐसा प्रोविजन है जहां पे आपको पता लगेगा, यू विल केम टू नो व्हाट इज द इम्पैक्ट व्हेन आपने प्रोविजन को चेंज किया तो क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ा। अब वो क्या बोलता है, देखिए प्लीज अप्रिशिएट क्या वो बोलता है। वेर इन सेंट्रल एक्ट एन एक्ट दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर एनी एस्टिमेट और रेट और रेट्स। और अंडरस्टैंड दिस थिंग क्या लिखिए, क्या बोलता है, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ लेवी ऑफ एडिशनल टैक्स। मतलब व्हाट आई वांट टू से, और एडिशनल टैक्स कहां पे लग रहा है, 2-3 सेक्शन 139A में लग रहा है, या फिर आपके सेकेंडरी एडजस्टमेंट में लगता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो या फिर आपका सेक्शन 12 में लगता है, 12(2) में, जहां पे एक्रीशन होता है, तो वहां पे एडिशनल टैक्स होता है। तो देयर वर 2-3 सर्कमस्टांसेस, एक आध सर्कमस्टांस होता है जहां पे एडिशनल टैक्स लग रहा है। तो पॉसिबिलिटी है जब हम 180 की बात करते हैं, वो एडिशनल टैक्स है, वो पेनल्टी नहीं है, प्लीज नोट कीजिएगा। तो ऐसे केस में जब आपको टैक्स पे करना है, अगर 180 पे कर रहे हो, तो नॉट ओनली आपको जो टैक्स एज पर द फाइनेंशियल पे करना है, जो 180 में रेट है वो भी प्रोवाइड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सर, इन्होंने अमेंडमेंट क्या करी, अप्रिशिएट कीजिएगा। पहले मेन सबसेक्शन था, और आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ लेवी एडिशनल टैक्स। अब इन्होंने इसको अमेंड करके क्या किया है, देखिए 4(1) बोलता है, विद इन सेंट्रल एक्ट एनएक्ट दैट इनकम शैल बी चार्ज फॉर टैक्स रेट और रेट्स, इनकम टैक्स फॉर सच ईयर शैल बी चार्ज एट दैट रेट और दोज रेट इन अकॉर्डेंस विद और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब 3 क्या बोलता है, इनकम टैक्स शैल आल्सो इंक्लूड एनी एडिशनल इनकम टैक्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड लेविड अंडर दिस एक्ट, इट विल इंक्लूड। इसका मतलब जो पहले अलग से पे कर रहे थे, अब जो ऊपर पे जो कर रहे हो ना फाइनेंस एक्ट के अंदर, इसमें ये इंक्लूसिव होगा। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, 139(a) में जो टैक्स पे करना है, या फिर वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से जो टैक्स पे करना है, एडिशनल टैक्स, सॉरी, ये पे करने की जरूरत है ही नहीं मुझे, बिकॉज वो जो ऊपर फाइनेंस एक्ट वाला जो रेट है, वो अब एडिशनल टैक्स को इंक्लूड कर रहा है। सर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये अभी तक सर डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आया उन्होंने कर क्या दिया। जब आप लॉ को चेंज करने के लिए इतनी ज्यादा जल्दी करते हो, और विदाउट चेकिंग इट कि क्या क्या अमेंडमेंट मैंने कर दी और उस अमेंडमेंट से क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सर ऐसे केस में नाउ, अब क्योंकि ये बोल रहा है कि इंक्लूडेशन ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल इनकम टैक्स, इसका मतलब एडिशनल इनकम टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके अंदर। जब एडिशनल इनकम टैक्स उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब मुझे अब अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो 1/4/2026 के बाद अगर मैं नए लॉ के अंदर 139(a) में रिटर्न जमा करा लूंगा, सो कॉल्ड सेम सेक्शन जो 263 है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो 263 के अंदर जो मैं रिटर्न जमा करा रहा हूँ उस पर्टिकुलर रेलिवेंट अपडेटेड वाले क्लॉज के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर क्योंकि वो टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मुझे अब सर ये मैं प्रिज्यूम करूंगा कि भाई जो मेरा फाइनेंशियल के रेट है उसमें ऑलरेडी एडिशनल टैक्स मेरा इंक्लूड है, मुझे दोबारा टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू चेंज योर प्रोविजन, जब आप कोई प्रोविजन को या फिर किसी सेक्शन को दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करते हो, और लैंग्वेज पे अगर आप कंट्रोल नहीं है, तो दिक्कत आएगी फर्दर। एक मेजर अमेंडमेंट करी जो सर आपको नए लॉ में तो नहीं, पुराने लॉ में हेल्प करेगा। लेट अस सी सेक्शन 5। सेक्शन 4-5 को पढ़ते पहले, उससे पहले सेक्शन 4-2 को पढ़ाता हूं मैं आपको। देखिए क्या बोलता, देखिए, in respect of income chargeable under section 1, income tax shall be rated at the source as a TDS or paid in advance। तो या तो TDS की बात करता है और एडवांस टैक्स की बात करता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, TCS यहां पे नहीं है, पर जब यहां पे लेके आए चेंज के अंदर, इन्होंने TCS इंक्लूड कर दिया। क्या लिखा है, फॉर द इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन द इनकम शैल बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। तो जब सोर्स की बात कर दी, पेड इन एडवांस, तो इसका मतलब क्या है सर, TCS पहले नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये जो आप TCS कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि व्हाट हैपेंड, क्योंकि TCS तो आप पहले से भी कलेक्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, जब आप TCS कलेक्ट कर रहे थे तो मुझे क्रेडिट कैसे दे रहे थे, क्या आपके पास पावर भी थी टू कलेक्ट TCS? टू मी आंसर इज नो।
और प्लीज अंडरस्टैंड, ये मुझे बात समझ में आई जब मैंने दोनों को कंपेयर किया, मुझे इससे पहले समझ में नहीं आई थी, और वेरी फ्रैंकली बता रहा हूं मैं आपको, ये गलती मैंने बाद में पकड़ी है, अच्छा मेरे को ये लगा ये बात, तो व्हाट आई वांट टू से, अब व्हाट इज द बेनिफिट, मैं क्या ले सकता हूं, लेट अस से किसी किसी केस के अंदर आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया गलती से, और आप पे वो 271C की पेनल्टी लगा रहा है, यू कैन वेरी वेल आर्ग्यू कि सर सेक्शन 42 में तो टीसीएस कलेक्ट करने की पावर ही नहीं थी, तो 199 जो आपका टीडीएस वाला चैप्टर है, जहां पे आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो 206 के अंदर, वहां पे वो है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल विदाउट द अथॉरिटी फ्रॉम द एक्ट इटसेल्फ, merely by placing the section in that particular section without having authority, section 42, sorry, टीसीएस जो भी कलेक्ट किया दैट इज बैड इन लॉ। फर्दर, जब टीसीएस बैड इन लॉ है तो पेनल्टी भी लग नहीं सकती। अब आपको क्वेश्चन आएगा क्या नितिन मैं रिफंड ले सकता हूं? आंसर इज यस एंड नो बोथ। अगर मान लीजिए लेटर से किसी ने इसका क्रेडिट ले लिया, तो क्रेडिट जो क्रेडिट लेगा वो तो रिफंड अपने आप ही ले लेगा, बात खत्म हो गई, आपने उससे कलेक्ट किया, उससे रिकवर कर लिया। पर जहां पे आपको पता ही नहीं है कौन है और टीसीएस आपने कलेक्ट कर लिया और वो टीसीएस पड़ा हुआ, इट इज अनक्लेम्ड, यू कैन ऑलवेज से, आप ऊपर जा सकते हैं कि भैया ये पैसे मेरे, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल टीसीएस कलेक्ट करने की पावर नहीं थी, यू कैन ऑलवेज से कि सर ये टैक्स मुझे वापसी कर दीजिए, यू कैन ऑलवेज से लाइक दिस, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, अमाउंट कितना कितना बड़ा नहीं है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, मेरा पर्सनल मानना ये है कि टीसीएस कलेक्ट करने के बाद, दो चीजें बता रहा हूं सेक्शन 4 के अंदर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, वो जो प्रोविजन ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स था, पहले एडिशनल इनकम टैक्स अलग से लगना था जैसे 139A में था, पर क्योंकि अब इन्होंने सेक्शन में लिख दिया 4(3) के अंदर, इट विल इंक्लूड जो टैक्स ऊपर मैं पे कर रहा हूं, इट इंक्लूड एडिशनल इनकम टैक्स, इसका मतलब उसमें एडिशनल इनकम टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मुझे एडिशनल इनकम टैक्स की में दोबारा पे करने की तो नहीं है अंडर अ न्यू लॉ। तो अगर मैं 263 में कोई रिटर्न भरूंगा जो अपडेट रिटर्न की तरह होगी, तो ऐसे केस में अगर ये प्रोविजन में अमेंडमेंट नहीं करी तो सॉरी, ऐसे केस के अंदर सर वन कैन वेरी वेल से कि सर मेरा एडिशनल टैक्स तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर। दूसरा मैंने बताया, क्योंकि टीसीएस रिकवर करने की, करेक्ट करने की पावर पहली बार आपने लॉ में ली है जो पिछले लॉ में नहीं थी, तो मेरा पर्सनल मानना है जो जो टीसीएस कलेक्ट किया है वो पहली बात तो बियॉन्ड द पावर ऑफ द एक्ट है। दूसरी बात, मैंने बुलाया सर कि अगर मान लीजिए अगर आपने करेक्ट नहीं किया और 271C की पेनल्टी लग रही है आप पे, तो यू कैन वेरी वेल से कि सर सॉरी 271 की पेनल्टी लग सकते बिकॉज सेक्शन 42 में तो पावर ही नहीं थी आपके पास टीसीएस कलेक्ट करने की, तो वट एवर जो आप लेवी लगा रहे हैं, तो लेवी इज ऑल्सो बैड इन लॉ, इफ लेवी इज बैड तो सो एज पेनल्टी इज ऑल्सो बैड। ठीक है सर, नाउ ये हमने ऑलरेडी समझ लिया सर टोटल इनकम बैठ सकता है। अब सेक्शन 5 की बात करते हैं। जब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 बोलता है कि भैया सब्जेक्ट टू द, और हमने समझाया कि कुछ इनकम की बात करते हैं, लेट अस से इनकम की बात करते हैं हम। सेक्शन 5 बोलता है, 5(1) बोलता था इन रिलेशन टू आरओआर की बात करता है, जिसमें एक प्रोविजो था, जिसमें प्रोविजो में लिखा था, अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि भैया अगर 5(1) पहले बोलता था कि भैया इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल है, एक्रू राइज इन इंडिया और डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया टैक्सेबल है, एक्रू राइज आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो टैक्सेबल, राइट? अब अंडरस्टैंड दिस थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार सेक्शन 5 दिखा रहा हूं आपको, सॉरी, 5 ये सॉरी पुराने वाला है नहीं, राइट? अब अंडरस्टैंड दिस थिंग, देयर वाज अ प्रोविजो, प्रोविजो ये बोलता था कि जो इनकम एक्रू राइज आउटसाइड इंडिया है, प्रोविजो ये था कि वो आरएनओआर के केस में तभी टैक्सेबल होगा, फिर से बोल रहा हूं, आरएनओआर के केस में तभी टैक्सेबल होगा जब, फिर से बोल रहा हूं, आरएनओआर के केस में तभी टैक्सेबल होगा जब ये जो इनकम है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये जो इनकम है, ये जो इनकम आउटसाइड इंडिया हो रही है, ये होगी फ्रॉम द बिजनेस सेटअप इन और प्रोफेशन कंट्रोल्ड इन इंडिया। प्लीज अप्रिशिएट, बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, राइट? अब इन्होंने क्या किया सर, क्योंकि इनका टारगेट ये था कि हर प्रोविजन से इनको चिढ़ती, एक्सप्रेशन से चिढ़ती, तो इन्होंने क्या किया, देखिए सबसेक्शन 1 में क्या किया, क्या लिखा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस एक्ट द टोटल इनकम ऑफ एनी टैक्स व्हिच इंक्लूड्स ऑल इनकम by whatever source which is received or deemed to received in India in that year or by on behalf of that such person. Understand this thing, यहां पे और नहीं लिखा है, एंड भी नहीं लिखा है, सेमीकोलन डाला हुआ है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, दो चीजों को के आगे सेमीकोलन लिखा हो और कुछ ना लिखा हो
तो देयर वाज वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वेरियस हाई कोर्ट जजमेंट विच सेज कि भैया इसका मतलब जो ए और बी है ये कुमुलेटिव है। तो मेरा पर्सनल मानना है सबसे पहले तो यहां पे और आना चाहिए, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये सबसे बड़ी गलती। वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू कि सर ये तो दोनों कंडीशन कुमुलेटिव होनी चाहिए, ये ना केवल रिसीव होनी चाहिए, एक्रू राइज भी होनी चाहिए। तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कुछ इनकम ऐसी भी हो सकती है जो सिर्फ रिसीव होती हो, एक्रू राइज ना होती हो। अभी थोड़ी देर में एग्जांपल देके समझाऊंगा मैं आपको। दूसरा, काइंडली अप्रिशिएट बी में क्या लिखता है, एक्रू ओराइज और जीम टू एक्रू ओराइज टू सच पर्सन इन इंडिया इन दैट ईयर, और एक्रू ओराइज टू हिम टू सच पर्सन आउटसाइड इंडिया इन दैट ईयर। अब आगे लिखती थी कॉमा लिखता है, आगे लिखता है बट when such person is not RNOR in India as per section 613, such income shall be included when it is derived from the business controlled in or profession set up in India. अब अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉमा के आगे बट लिखा हुआ है। सर जब आपने कॉमा के आगे बट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो बट है ना, बट से अपने आप एक इंडिपेंडेंट लाइन शुरू हो गई, और जब इंडिपेंडेंट लाइन शुरू हो गई इट कैन बी टर्म्ड एज क्लॉज डी ऑल्सो। और क्लॉज डी का मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये सिर्फ सी पे हिट नहीं कर रही, ये ए बी सी तीनों पे हिट कर रही है। मैं फिर से बोल देता हूं, अगर आप सर एआई में पुटअप करें, एआई में डालें और एआई में डाल के देखें कि सर किसी भी लाइन के आगे मैंने कॉमा डाल दिया और बट डाल दिया। लेट अस से एग्जांपल, मान लीजिए वो कहता है कि भैया ही वांट टू गो आउटसाइड outside the park, he want to he want to go in the park to play, कॉमा डाल के बट he was very ill, understand this thing, but he was very ill, understand this thing। इसका मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट लाइन है, कॉमा के आगे बट डाल दिया। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो he wants to he wanted to go outside in the park to play, full stop, he was ill। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो these are two independent lines, when these are two independent lines तो one can very say, तो ये कॉमा के आगे जो बेट डाला हुआ है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज नॉट हिटिंग ओनली क्लॉज सी, इट इज हिटिंग क्लॉज बी ऑल्सो, इट इज हिटिंग क्लॉज ए ऑल्सो। तो इसका मतलब इन द केस ऑफ आर एन ओ आर, जो 613 में लिखा हुआ है, मैं नए वाले लॉ की बात कर रहा हूं मैं आपको, पुराने लॉ में नहीं, जो नए लॉ में लिखा हुआ है उसका मतलब है कि कोई भी इनकम चाहे रिसीव्ड हो रही हो, चाहे एक्रू राइज हो, चाहे इंडिया में, चाहे इंडिया से बाहर, तो ऐसे केस के अंदर वो आर एन ओ आर के हाथ में तभी फ्लेक्सिबल होगी when it is derived from the business controlled in or profession set up in India। अंडरस्टैंड दिस थिंग से लैंग्वेज में बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा, तो ये अपने आप में बहुत झगड़े वाला हो जाएगा। तो आर एन के केस में तो पता लगा इनकम को टैक्स ही नहीं होगी, ही इज गोइंग टू बी बेटर देन अ नॉन रेजिडेंट। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये बहुत बड़ा दिक्कत इन्होंने कर दी, इनको ये समझ में नहीं आया मैंने लैंग्वेज में किया गया। और जो मैं आपको बात बता रहा हूं, आप सर एआई में या फिर किसी भी चैट जीपीटी में ये डाल के ये चेक कर सकते हैं, सर मीनिंग यही आएगा कि भैया ये कॉमा के आगे बट डालते हो कि वेदर इज इंडिपेंडेंट लाइन और दीज आर रिलेटेड, दिस इज उसमें आएगा इट इज अ इंडिपेंडेंट लाइन। तो इसका मतलब क्या है, ये क्लॉज सी तक कन्फाइन ना होके ए बी सी तीनों पे हिट करेगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? नाउ अब पुराने पुराने उसकी बात करते हैं। अब अंडरस्टैंड, मैंने आपको बताया था सर सेक्शन 245 बोलता था दैट, और 210 डी बोलता है इनकम total income is total income is total amount of income, section 224 या 249 as the case may be, referred in section 5, computed in the manner laid down act। तो मैंने दो चीजें समझा दी थी, इनकम समझा दी, कंपटीशन समझाया, बिजनेस शेट्टी। मैं आपको रेफर्ड इन सेक्शन 5 समझाता हूं, दो तीन एग्जांपल लेके समझाता हूं। लेट अस से मैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम की बात करता हूं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम की बात करता हूं। मैंने बोला वही 10 घर हैं मान लीजिए रितेश जी के, और 2 घर इनके अपने हो गए, 8 घर की बात हो रही है, डीम टू बी लेट आउट। मैंने पहले बताया कि सर पहली बात तो ये इनकम का टेस्ट पास नहीं कर रहा। दूसरा, सर क्या ये इनकम जब बात कर रहा है या रिसीव की बात करता है या एक्रू राइज की बात करता है? और अंडरस्टैंड दिस थिंग, जहां पे वर्ड रिसीव लिखा हुआ है, अगेन रिसीव का मतलब 2 व्यक्ति होने बहुत जरूरी हैं। किससे रिसीव हो रहा है सर आपको इनकम? कौन 2 व्यक्ति है जिससे आप डील कर रहे हो? तो इसका मतलब रिसीव की तो डेफिनेशन खत्म हो गई। और दूसरा एक्रू और इसको ईडी 26 आईटीआर 27 सुप्रीम कोर्ट ने यह बात समझाई थी कि नॉट ओनली यू हैव अर्नड, अदर पर्सन शुड हैव अ लायबिलिटी टू पे इट आल्सो। किसकी लायबिलिटी है पे करने की सर? तो मैंने बताया सर जो जो डीम टू बी लेट आउट की वाली इनकम है, ना तो इनकम का टेस्ट पास कर रहा है,
ना ये टेस्ट पास कर रहा है, ना नीदर इट इज पासिंग द टेस्ट ऑफ एक्रू और आइस फर्दर। इसका मतलब मुझे जितनी भी इनकम टैक्स करनी है, लेट अस मेक एक दो एग्जांपल और देता हूं आपको। बैड डेब्ट्स विज विज रिमिशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। बैड डेट में आपने 1 साल राइट ऑफ किया, 2 साल 3 साल बाद रिकवर हुआ, तो क्वेश्चन होता है क्या इनकम टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस। इनकम की डेफिनेशन में आता है यस 41 ईयर्स, राइट। और अंडरस्टैंड दिस थिंग, 41 को भी लिखा भी हुआ है इन्होंने, इनकम की डेफिनेशन में क्लॉज में भी लिखा हुआ है 41(4) के अंदर। तो 41 लिखा हुआ तो 41(4) भी कवर आ जाएगा इसके अंदर। पर माय क्वेश्चन इज वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द टेस्ट ऑफ सेक्शन 5। आंसर इज यस। जब आपको पैसे रिसीव होंगे तो इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। मैं क्लियर हूं, रिसीव्ड हुआ है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर जब मैं रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी की बात करता हूं, आपने पहले एक लाइबिलिटी परचेज बुक किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, 3 साल 4 साल बाद आपने उस लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर दिया। अब क्या ये इनकम का टेस्ट पास कर रहा है? आंसर इज यस, सेक्शन 41 का टेस्ट पास कर रहा है। पर इज इट अ पासिंग अ टेस्ट ऑफ एक्रू और आइस? किसकी लाइबिलिटी है मुझे पे करने की? नथिंग, कोई नहीं है। उसने खर्चा डालना है, उसने, उसकी इनकम है, मेरा खर्चा है, बात खत्म हो गई। आज मुझे लगता है मैं पेमेंट नहीं करनी, और जरूरी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को नॉक ऑफ कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी मैंने 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 इनकम में डाल दिया, वो आज भी कह रहा भाई मेरे रिकवरेबल है। ये किससे पैसे रिसीव हो रहे हैं? तो सेक्शन 5 का टेस्ट तो पास हो ही नहीं रहा। तो जब ये सेक्शन 5 का टेस्ट पास नहीं हो रहा तो टोटल इनकम का टेस्ट पास नहीं आ रहा। जब टोटल इनकम टेस्ट पास नहीं आ रहा तो सेक्शन 4 पे कैसे जा रहे हो आप? जब आप सेक्शन 4 में नहीं जा पा रहे तो सर आप फाइनेंस एक्ट के रेट कैसे पढ़ पा रहे हो? तो व्हाट आई वांट टू से सर, अब आपको सारी इनकम, मेरा पर्सनल मानना ये है सर, जो पुराना ठीक है वो कर रहे हैं आप, नए लॉ में कोशिश कीजिएगा सर सारी इनकम जो जो टैक्स हो रही है सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये टोटल इनकम का टेस्ट पास कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये टोटल इनकम का टेस्ट पास नहीं कर रहा, कि इनकम नहीं है, सेक्शन 5 का टेस्ट पास नहीं कर रहा है, या कंपटीशन मैकेनिज्म, सॉरी सर इनकम पे टैक्स नहीं हो पाएगा। एग्जांपल और देता हूं आपको। लेट अस से अरविंद जी, सर इज अ नॉन रेजिडेंट, मेरे बड़े भाई की तरह है, और मान लीजिए भाई की तरह है, मतलब सगे भाई नहीं है पर भाई की तरह है, राइट। और लंदन में रह रहे हैं, बहुत मल्टी है। उनको पता लगता है रितेश भाई से कि नितिन को पैसे की जरूरत है, और तो रितेश भाई बोलते हैं अरविंद जी को कि अरविंद जी देखो यार नितिन कैसे मदद कर सकते हैं। ये लंदन रहते हैं अरविंद जी, नॉन रेजिडेंट है, मैं, मेरा स्टेटस ROR है। मैं किन्हीं दिनों में मैं लंदन जाता हूं तो अरविंद जी का फोन आता है, अरविंद जी कहते हैं कहाँ पे? मैंने कहा भाई साहब मैं लंदन आ रहा हूँ किसी काम से। तो बोले नितिन एक काम पता है, शनिवार को हम खाना खाते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने खाना खा लिया सर के साथ, सैटरडे को खाना खा लिया। अब क्वेश्चन उठा, ये घर पे अंदर गए और एक 5 लाख पाउंड का मुझे चेक दे दिया। अब मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने 2-3 बार मना किया, फिर एंड में मैंने उनसे पैसे रख लिए क्योंकि मुझे गिफ्ट था। अब अंडरस्टैंड दिस थिंग, इन्होंने मुझे लोन नहीं दिया, गिफ्ट दिया है। अरविंद जी मेरे भाई की तरह है, मेरे सगे भाई नहीं है, तो 56 तो 10 लगेगा। पर क्वेश्चन उठता है जब 56 10 लगेगा तो इनकम तो है, पर क्या सेक्शन 5 का टेस्ट पास कर रहा है? सेक्शन 5 में क्या इनकम एक्रू राइज है? आंसर इज नो। एक्रू राइज को मैंने समझाया था, इट इज, उसने क्या बोला था, नॉट ओनली यू हैव अर्नड, अदर पर्सन शुड हैव लाइबिलिटी टू पे इट आल्सो। जब मैं अरविंद जी के घर पे खाना खाने गया था तो क्या उनकी लाइबिलिटी थी मुझे 5 लाख पाउंड गिफ्ट देने की? आंसर इज नो। तो ये इनकम टैक्सेबल होगी सर रिसीव बेसिस पे। और ये बात प्लीज ध्यान रख ले सर, जो इनकम एक्रूवराइज होती है रिसीव बेस पे टैक्सेशन नहीं होती। अभी मैं एक दो एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। पर जो इनकम एक्रूवराइज कभी नहीं होती वो टैक्स हमेशा रिसीव बेसिस पे ही हो सकती है। तो क्योंकि ये गिफ्ट है और गिफ्ट कभी एक्रूवराइज नहीं होता, किसी की लाइबिलिटी नहीं है, जो जो दिया जाता है वो ग्रेचुअसली दिया जाता है, आपको अपनी मर्जी से देते हैं, तो हमेशा वो टैक्सेबल होगा ऑन अ रिसीव बेसिस। और अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्लॉज ए क्या बोल रहा है? इ रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए क्लॉज ए में क्या बोल रहा है, आउटसाइड इंडिया नहीं बात कर रहा। जो मुझे चेक रिसीव हुआ है मुझे आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा नितिन भाई तू चेक तो बैंक अकाउंट यहां पे डालेगा। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, जहां पे मुझे चेक रिसीव हुआ है प्लेस और रिसिप्ट वहां पर है, कब मेरे कंट्रोल में आ गई। जो बाद में जो पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, चाहे मैंने वहां पे चेक डाल दिया हो चाहे यहां पे आकर डाल दिया हो, इट इज ओनली मोड ऑफ पेमेंट। लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। अरविंद जी मान लीजिए मैं दिल्ली में ही होता, अरविंद जी कहते मेरे को गिफ्ट देना है, मैंने कहा सर मुझे, हाँ मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया। तो मैंने कहा सर चेक आप ना वहीं से दे देना, चेक डाल देना, मेरे को चेक भेज दे रहा हूं। इन्होंने चेक वहां से कुरियर कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने चेक वहां से कुरियर कर दिया, नाउ मेरी एक्सेप्टेंस के बाद है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, वो जो चेक है, जो कुरियर कंपनी है जो लंदन से है, वो मेरी एजेंट है। जब वो मेरी एजेंट है तो इसका मतलब
प्लेस ऑफ रिसिप्ट आउटसाइड इंडिया है, इन इंडिया नहीं है। पर जहां पे मान लीजिए उन्होंने मुझे चेक सीधा दे दिया, मेरे से बात भी नहीं करी, मैंने चेक उसमें लिफाफा खोला, उसमें चेक मिल गया, नाउ वो जो पोस्ट ऑफिस है वो एजेंट है अरविंद जी का, अब ये रिसीव्ड इन इंडिया हुआ है, समझिए मेरी बात। तो यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड कि मुझे रिसीव्ड इन इंडिया हुआ है कि आउटसाइड इंडिया, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि समथिंग वॉज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और जो चीज इनकम एक्रूराइज नहीं हो सकती जैसे गिफ्ट, तो ऐसे केस में वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो सकता। ये एक मिथ है आरओआर के केस में कि वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेशन नहीं होती, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर आपको ये बात ध्यान सोचनी है तो 2010 में जो इनकम टैक्स कोड आया था उसको ध्यान से पढ़े, वहां पे सेक्शन 5 में लिखा हुआ था आउटसाइड इंडिया एज वेल, पर यहां पे आउटसाइड इंडिया पिछले लॉ में मिसिंग है, इस लॉ में मिसिंग है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। फर्स्ट रिसिप्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट रिसिप्ट एज इनकम। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, लेट से मैं एक मर्चेंट नेवी में काम करता हूं, मर्चेंट नेवी में काम करता हूं, अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं किसी शिप में काम करता हूं, वो शिप 182 दिन से ऊपर इंडिया से बाहर रहती है। इंडिया से बाहर का मतलब सर इकोनॉमिक शेल्फ और जो आपका कॉन्टिनेंट जोन सबसे बाहर रहती है, इंडिया की डेफिनेशन में नहीं आता, जो हाई सीज में रहती है। हाई सीज तो ऑफिस बात है, मैं इंडिया में नहीं हूं 182 दिन से ऊपर, तो मैं नॉन रेजिडेंट बन गया। अब अंडरस्टैंड दिस थिंग कि माय सिंस आई एम सर्विंग इन शिप, तो डेट तो मेरा वहीं पे बन गया जब मैं सर्विस दे रहा था, जब मैं सर्विस दे रहा था वो डेट वही बन गया। तो ऐसे केस में क्या है, जब सैलरी मेरे को डलेगी, सी सर जब वहां पे हाई सी में तो बैंक अकाउंट तो बैंक तो हो नहीं सकता, तो बैंक क्योंकि मेरे बाकी फैमिली इंडिया रहती है, तो पैसे मेरे को रिसीव होंगे इंडिया के बैंक अकाउंट के, मैं बोलूंगा भाई इंडिया में डाल दो आप। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, वो जो रिपेमेंट हो रही है, जो जो मेरे बैंक अकाउंट में आ रही है, इट इज नथिंग बट अ रिपेमेंट ऑफ डेट। जब इनकम एक्रूराइज हुई थी मुझे वो सर्विस को रेंडर करने के लिए, तो उस टाइम पे वो इनकम बन गई थी। अब वो जो रिसिप्ट हो रहा है वो फर्स्ट क्लास इनकम नहीं है, वो है रिपेमेंट का डेट है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब हम रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेशन की बात करते हैं, सबसे पहले आप हमारे को ये चेक करना है कि क्या वो जो रिसिप्ट है, वो जो पैसे रिसीव हो रहे हैं, क्या वो इनकम एक्रू हो रहा है, इस पे टैक्सेशन होंगे या रिसिप्ट बेस पे होंगे। अगर कोई चीज इनकम एक्रूराइज होती है, चाहे सैलरी है, चाहे हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे कैपिटल गेन्स है, कैपिटल गेन में ट्रांसफर पे लगता है, तो जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, सॉरी मैं अगर आपको एक करोड़ बयाना भी दे दूं, सर ट्रांसफर नहीं है, एक्रूराइज नहीं हो पाएगा, इट इज नथिंग बट अ बयाना ओनली, वो एडवांस ही है, टोकन ही है। टैक्सेशन कब होगा? जब आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा। तो व्हाट आई वांट टू से, चाहे मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं, बिजनेस इनकम की बात करूं, आईयूएस की बात कर लूं, अपार्ट फ्रॉम 56 to 10, या एक आध दो चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा वो टैक्सेशन हमेशा एक्रू और राइस पे होगा। सर रिसीव पे कभी भी टैक्स नहीं हो सकता। मैंने आपको एडवांस पैसे दे दिए एज अ प्रोफेशनल फीस, और आपने मान लीजिए वो काम नहीं किया तो मुझे पैसे वापसी करने हैं, इवन दो आप कैश बेसिस पे काउंटिंग कर रहे हैं, सॉरी सर वो आपके हाथ में लाइबिलिटी खड़ा रहेगा, और आपने सर्विस रेंडर नहीं करी तो आपको मुझे पैसे वापसी करने हैं। वो आपकी इनकम तब बनेगा जब आप सर्विस रेंडर करेंगे। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ऐसे केस के अंदर हमेशा जो टैक्स होगा वो टैक्स होगा एज एक्रूअल। कब होगा? जब आपके हाथ में आप सर्विस इंडिया में रेंडर करेंगे। अभी 911 की बात नहीं कर रहे एक्सेप्शन। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, इस बात को हमेशा आपने ध्यान रखना है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो प्लीज अप्रिशिएट करें। सर मेरे टैक्स होने से कुछ नहीं, लिखने से कुछ नहीं होता। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कब इनकम का एक्रूवल होगा। मैं अगेन बोल रहा हूं सर, एक्रूवल ऑफ इनकम हमेशा, सर जब सर्विस आप इंडिया में रेंडर करोगे तो इंडिया में एक्रूवल तभी हो पाएगा। सोर्स ऑफ इनकम से इंपैक्ट सेक्शन 9 में पड़ेगा, आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, पर हमेशा माने सोर्स इंडिया में है या नहीं है मैटर नहीं करता, पर सोर्स होना बहुत जरूरी है। पर ऐसे केस के अंदर प्लीज अप्रिशिएट करें, सर 3 चीजें हैं आरओआर के केस में। फर्स्ट, रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड लिखा हुआ, आउटसाइड इंडिया नहीं लिखा हुआ, एक्रू और के लिखा हुआ आउटसाइड इंडिया। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, समथिंग जो इनकम एक्रूअल बेसिस पे होती है, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, चाहे वो सैलरी हो, कुड बी कैपिटल गेन हो, तो वो शायद इंडिया में टैक्स होगा, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। लेकिन जो इनकम कभी एक्रूराइज होती है जैसे गिफ्ट, वो रिजिबल टैक्सेशन होते हैं, तो मेरा पर्सनल मानना है सर उस पर टैक्स नहीं लग पाएगा।